AJ25 हिंदी। अध्याय 241 7 प्रकाशमान महल। जैसे ही झोंग लिन ने एंगलस गॉज में प्रवेश किया, वह काले व्यापक कोहरे से घिर गया। उसकी दृष्टि गंभीर रूप से क्षीण हो गई, मानो वह घने अंधेरे रात के आकाश में चल रहा हो, जो ऊंची चट्टानों, घाटियों और गर्जन करती समुद्री लहरों से घिरा हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस स्थान पर बहुत कम लोग आते हैं। यदि कोई मार्शल कलाकार जो इस मार्ग से अपरिचित है यहाँ प्रवेश करता है, तो वह तुरंत अपना रास्ता खो देगा तथा केवल अनिच्छा से ही वापस लौट सकेगा। जो मार्शल आर्टिस्ट उड़ नहीं सकते, उनके लिए यहाँ प्रवेश करना मौत को न्योता देने के समान है। कुछ ही क्षण बाद चेन जिया के मार्गदर्शन में झोंग लिन समुद्री जल के भंवर के ऊपर एक छिपी हुई चट्टान पर उड़ गया। ये स्थान लगभग 2 से 3 हजार एकड़ में फैला हुआ है, जो एक छोटी सी झील जैसा दिखता है, जिसके बीच में अशांत तेज धाराएं हैं तथा घने काले कोहरे और भाप छोड़ते जल वाष्प के बीच कुछ लोहे जैसी चट्टानें खड़ी हैं तथा समुद्र एक लुभावने प्रदर्शन में शोर मचा रहा है। यही वह स्थान है। इसे आध्यात्मिक उत्पत्ति से विस्मित कर दो। ठीक है। झोंग लिन ने अपनी आध्यात्मिक उत्पत्ति को इकट्ठा किया, अपनी तलवार की उंगली से इशारा किया और 100 झांक तलवार क्यूई को हवा में छोड़ दिया और समुद्री जल और चट्टानों के भावर पर भयंकर प्रहार किया। धमाका। तलवार क्यू पंगू के हाथों में कुल्हाड़ी की रोशनी की तरह थी, जिसने आकाश को खोल दिया। तुरंत ही आसपास के काले कोहरे के बीच से रास्ता बनाते हुए उनके सामने एक छोटा सा द्वीप प्रकट कर दिया। जल्दी से अंदर आ जाओ, धुंध फिर से छाने वाली है। चेन जिया की आवाज में तत्परता थी। झोंग लिन ने संकोच नहीं किया, वो प्रकाश की एक किरण की तरह आगे बढ़ा और तुरंत अंदर घुस गया। काली धुंध के आवरण के बिना पहले सब कुछ स्पष्ट और सुस्पष्ट था। अब चट्टानों या लहरों से टकराने की चिंता नहीं थी। द्वीप बड़ा नहीं था, लेकिन उसके ऊपर एक महल खड़ा था। चकाचौंध भरी सुंदरता और धन का एक महल। बेशक अगर इस महल को सांसारिक दुनिया में रखा जाए तो ये भव्य और शानदार, मनमोहक रूप से सुंदर माना जाएगा। लेकिन पर्पल क्लाउड सिटी की तुलना में ये छोटा लगता था। इसमें किसी भी अमर आभा का अभाव था। ये 7 ज्योतिर्मय तलवार सम्राट एक विक्षिप्त साधक मार्शल कलाकार की पहचान के अनुकूल था। उसके पास एक विशाल महल का प्रबंधन और निर्माण करने का समय नहीं था। ऐसा महल बनाना पहले से ही काफी था। ध्यान से। जैसे ही झोंग लिन ने अपने सामने महल को देखा, अचानक पास के समुद्री जल से एक तीखी हवा निकली और अगले ही पल एक विशाल काला सांप खून से सना हुआ मुंह खोले हुए काटने के लिए दौड़ता हुआ आया। सांप के आवेश ने समुद्र को लहरों में उड़ा दिया, साथ ही आकाश में एक बवंडर जैसी हवा का प्रवाह भी घूम रहा था। तूफान के भीतर सांप 200-300 मीटर लंबा दिखाई दे रहा था, भयंकर गर्जना कर रहा था। उसके शल्क खुल रहे थे, एक अंतहीन जल कीवी एक भंवर बना रही थी, जिसकी ध्वनि भेदती हुई हवा के साथ गूंजती हुई रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। झोंग लिन ने अपनी हथेली नीचे पटकी, जिससे सांप के सिर पर एक बड़ा निशान बन गया, और इस अवसर का लाभ उठाते हुए वह पीछे की ओर ऊपर की ओर उड़ गया तथा ऊंचे स्थान से नीचे विशाल सांप को देखने लगा। वह सर पूरी तरह से गहरे हरे रंग का विशालकाय था, जिससे दुर्गंधयुक्त आभा निकल रही थी। उसकी उपस्थिति भयभीत करने वाली थी। वह प्रचंड तूफान में हवा और लहरों के साथ बह रहा था तथा उसके साथ भूतों और भेड़ियों की चीखें भी आ रही थीं। इसके तराजू बेसिन के आकार के थे, जो अब पूरी तरह से बाहर निकल आए हैं। उल्टे तराजू चाकू की तरह तीखे, क्रूर और क्रूर हैं। एक और सांप, क्या यह आत्मा बन गया है? झोंग लिन के चेहरे पर अवाकता के भाव दिखाई दिए। वह सोच रहा था कि क्यों उसे हमेशा उत्परिवर्ती जानवरों और समुद्री जानवरों का सामना करना पड़ता है, जो सांपों के साथ नहीं रह पाते। गोल्डन क्राउन पायथन, गोल्डन हॉन्ट पायथन। और अब एक और गहरे हरे रंग का समुद्री सर्प उभरता है। उसका वास्तव में सर्प प्रकार के उत्परिवर्ती जानवरों के साथ संबंध है। चेन जिया का आत्मा शरीर भी आत्मा पोषण रिंग से बाहर आया और विशाल सर्प को आह भरते हुए देखा। ये बहुत बड़ा हो गया है। आपको ये पता है, 7 दिग्गजों द्वारा पाला गया एक पालतू जानवर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सांप यहाँ हमेशा रहेगा, और इसकी ताकत इतनी शक्तिशाली हो गई है। इसकी आभा को देखते हुए इसमें पहले से ही आत्मा सागर क्षेत्र की ताकत है। सावधान रहो इस सांप। मुझे नहीं पता कि 7 दिग्गजों को ऐसी दुर्लभ प्रजाति कहाँ से मिली। यह अपने शरीर को मजबूत करने के लिए लोहायस्क खा सकता है, लोहे की तरह कठोर, बेहद मजबूत, चेन जिया ने कहा। जैसे ही दोनों ने बात की, विशालकाय सर्प ने अपना सिर हिलाया, आकाश की ओर दहाड़ा और एक बार फिर झोंग लिन पर हमला किया। चलो भी। झोंग लिन पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा और सीधे सांप के सिर के ऊपर आ गया।
दाहिना हाथ मुट्ठी में भींचा, प्रचंड शक्ति निकली और सर्प के सिर पर पुनः जोर से प्रहार किया। ऐसे दुर्लभ समुद्री जानवर के विरुद्ध साधारण मार्शल आर्ट बेअसर थे, यहां तक कि तलवार क्यों भी उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकती थी। लेकिन शुद्ध शक्ति ऐसे विशाल जीवों से निपटने के लिए उपयुक्त थी। झोंग लिन की मुट्ठी तेजी से चली, शक्ति केंद्रित हुई और उसने सर्प के शरीर पर भयंकर प्रहार किया। सांप ने एक भयानक चीख निकाली और समुद्र की सतह पर गिर पड़ा। उसका सिर इस तरह हिल रहा था मानो वह प्रहार से स्तब्ध हो गया हो। झोंग लिन संतुष्ट होकर अपनी मुट्ठी को देख रहा था। ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर के 5 स्तर 16,000 जिन की विशाल शक्ति हाथ में इकट्ठी थी, जो स्टील को कीचड़ में मिलाने में सक्षम थी। हाँ, फिर से झोंग लिन ने बढ़त हासिल कर ली और जोर से आगे बढ़ा। दोनों हाथ लोहे की मुट्ठियों में बदल गए, जैसे गाड़ी के पहिए लगातार सांप के शरीर पर प्रहार कर रहे हों। प्रत्येक भूसे में पहाड़ जैसी ताकत थी, जबरदस्त ताकत की लहरें गरज रही थीं। इस भयानक शक्ति से दबा हुआ सांप न तो अपना सिर उठा पा रहा था और न ही हिल पा रहा था, बस लगातार चीख और चीख ही पा रहा था। उसके शरीर से शल्क उड़ रहे थे, जख्मों से गाढ़ा खून बह रहा था, जिसने जल्द ही आसपास के समुद्र को लाल रंग में रंग दिया। आखिरी मुक्का मारने के साथ ही मुट्ठी से एक हल्की अजगर हाथी की आवाज गूंजी तथा हल्की सुनहरी रोशनी वापस आ गई। धमाका! सर्प ने एक आखिरी चीख मारी, उसका विशाल सिर चकनाचूर हो गया, आभा पूरी तरह से गायब हो गई। झोंग लिन हवा से नीचे उतरा और उसके शरीर से खून के धब्बे झाड़ दिए। चेन जिया का आत्मा शरीर दूर से उड़कर आया, जमीन पर अधूरे सर्प शव को देखकर आह भरी और कहा, तुमने बहुत जोर से मारा। आखिरकार एक परिचित सर्प से मुलाकात हुई और अब वह चला गया है। झोंग लिन ने मुंह बनाया और सर्प की लाश को अपने भंडारण कंगन में डाल लिया। दुर्लभ जानवर, इसका शरीर खजाने से भरा है, इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। सर्प की त्वचा से आंतरिक कवच बनाया जा सकता था, शल्कों से हथियार बनाए जा सकते थे, सर्प के रक्त और मांस का उपयोग कीमिया के लिए किया जा सकता था, और सबसे कीमती था इसका आंतरिक कोर, जिसका उपयोग कीमिया और साधना दोनों के लिए किया जा सकता था, जो एक उत्कृष्ट सामग्री थी। सांप की लाश को ठिकाने लगाने के बाद झोंग लिन महल की ओर बढ़ा, जो कुछ ही दूरी पर था। इस छोटे से महल के ऊपर एक विशाल पट्टिका लगी हुई थी, जिस पर लोहे की पट्टियों और चांदी के हुकों से 3 अक्षर 7 प्रकाशमान महल अंकित थे। धातु से बने सामने के दरवाजे भी बंद थे, लेकिन 1000 वर्षों के कारण उनमें जंग लग गई थी और वे जीर्ण शीर्ण दिखाई देते थे। दाहिने हाथ की एक लहर ने एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न की, जिसने पूरे लोहे के दरवाजे को तोड़ दिया। इस प्रक्रिया में आसपास के कई कमरे ढह गए और अंदर रखे सोने, चांदी, सजावटी मोती और रत्न प्रकट हो गए। झोंग लिन ने एक भौं उठाए और विचित्र ढंग से कहा, गुरु, क्या तलवार साधकों को अपनी तलवार के प्रति समर्पित नहीं होना चाहिए, भौतिक संपत्ति के प्रति नहीं? लेकिन ये 7 प्रकाशवान तलवार सम्राट इतना सांसारिक कैसे लग रहा है? उसके सामने रखे सोने और जवाहरात का मूल्य धर्मनिरपेक्ष दुनिया में बहुत अधिक हो सकता है, लेकिन इन्हें दायरे से ऊपर के मार्शल आर्टिस्टों के लिए वे मिट्टी के समान हैं। वे न तो अमृत खरीद सकते थे, न ही गुप्त तकनीक मैनुअल खरीद सकते थे। इन्हें दायरे से ऊपर के मार्शल कलाकारों के लिए स्पिरिट स्टोन्स वास्तविक मुद्रा हैं। जहां तक सोने और चांदी का सवाल है, वे रसायन विद्या में कभी कभार ही प्रयोग योग्य होते हैं। 7 प्रकाश पुंज महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र। तो 7 ल्यूमिनरीज तो बस एक साधारण तलवारबाज था। अगर वह उस समय अपने मूल इरादों पर कायम रहता, तो शायद वह बहुत पहले ही तलवारबाजी की मंशा समझ गया होता। चेन जिया ने मजाक किया। लोहे का दरवाजा जोर से खुला और झोंग लिन भी अंदर चला गया। सबसे पहले उसकी नजर एक विशाल गोली भट्टी पर पड़ी, जो अब जंग से ढकी हुई थी। झोंग लिन ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और जिज्ञासा से पूछा, क्या 7 चमकदार तलवार सम्राट भी एक कीमियागर था? कीमियागर, मेरे गधे, वह तो बस एक हैक था। इतने सालों बाद भी वह एक दूसरे दर्जे का अमृत भी नहीं बना सका। प्रवेश द्वार पर वह समुद्री सांप उसी ने लाया था कीमिया के लिए, लेकिन उसने उसे पालतू जानवर की तरह रख लिया, चेन जिया ने तिरस्कार से कहा। झोंग लिन ने कंधे उचका दिए और कुछ नहीं कहा, बस अपने सामने भट्टी के बारे में थोड़ा अफसोस महसूस कर रहा था। उसे पता ही नहीं था कि 7 ज्योतिर्मय तलवार सम्राट ने उसे उस समय कहां से हासिल किया था। पूरी भट्टी किसी अनजान धातु से बनी थी, जो मजबूत और दुर्जय लग रही थी। हालांकि अब उसमें जंग लग गई थी, फिर भी उसकी पुरानी शान धुंधली सी दिखाई दे रही थी। दुर्भाग्य से समय की शक्ति हमेशा इतनी प्रबल होती है।
1000 साल बीत चुके थे और इस समुद्र दलदली जगह में वह जंग खाकर कबाड़ बन गई थी, अब इस्तेमाल के लायक नहीं रही। आगे बाईं ओर 7 ल्यूमिनरीज का प्रशिक्षण कक्ष है। झोंग लिन ने अपना सिर हिलाया, जीर्ण शीर्ण गोली भट्टी को दरकिनार कर दिया और चेन जिया द्वारा बताई गई दिशा की ओर बढ़ गया। 7 ज्योतिर्मय महल का आंतरिक भाग भव्य रूप से सजाया गया था, जहां मोती, रत्न, गोमेद और मूंगा जैसे खजानों का ढेर लगा हुआ था। नश्वर संसार में ये हलचल मचा सकते थे, लेकिन झोंग लिन के लिए ये लगभग बेकार थे, कुछ आत्मिक पत्थरों से भी कम मूल्यवान। उसने जर्जर दरवाजा खोला तो एक विशाल और खाली ध्यान कक्ष दिखाई दिया। बीच में सड़ी हुई हड्डियों का ढेर पड़ा था। चेन जिया की आत्मा शरीर उड़कर आया, उसे एक नजर देखा और पुष्टि की, ये वही है। झोंग लिन ने कमरे को देखा, अंततः उसका ध्यान 7 प्रकाशवान तलवार सम्राट के कंकाल अवशेषों की कलाई के चारों ओर तांबे की अंगूठी पर केंद्रित हुआ और उसकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने इसे सीधे तौर पर नहीं लिया, बल्कि पहले उन्होंने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया, फिर सावधानीपूर्वक तांबे की अंगूठी उतार ली। Where did these 90 sitcom stars go? ब्रेनबेरीज। आध्यात्मिक मूल ऊर्जा की एक कड़ी की जांच की गई और जैसी की उम्मीद थी, ये तांबे की अंगूठी एक भंडारण कंगन थी, जिसमें झोंग लिन की तुलना में बहुत बड़ा स्थान था और यह विभिन्न खजानों से भरा हुआ था। आत्मा पत्थर, अमृत, दानव कोर, साधना तकनीक, मार्शल आर्ट कौशल। उनमें से आत्मा पत्थर बहुसंख्यक थे, जिनकी संख्या लाखों में थी। मैं आमिर हो गया हूं। झोंग लिन की वर्तमान मानसिकता के बावजूद वह आश्चर्य से कह उठे बिना नहीं रह सके, ये सचमुच एक यूनिलिंक क्षेत्र के गुरु द्वारा छोड़ी गई संपत्ति थी। एक लापरवाह साधक की भी आकस्मिक संपत्ति उनकी अपनी संपत्ति से कहीं ज्यादा थी, उनके पैर का एक बाल भी उनकी जांघ से ज्यादा मोटा होता। उन्होंने सब कुछ सामने रख दिया और सावधानीपूर्वक उन्हें वर्गीकृत किया। 200,000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन, अनगिनत प्रकार के अमृत और कुछ 5वीं श्रेणी के अमृत। हालांकि दुर्भाग्य से यूनिलिंक क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की साधना के लिए इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। संभवतः 7 ज्योतिर्मय तलवार सम्राट ने अपने जीवन काल में ही इन सब का इस्तेमाल कर लिया होगा। वहां कुछ आध्यात्मिक दवाइयां भी थीं, लेकिन उनमें से अधिकांश निम्न स्तर की थीं। अंदर की सबसे कीमती वस्तु एक काली आध्यात्मिक तलवार होगी। पूरी तरह से काला, ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश को भी सोख लेता हो। ब्लेड से एक हल्की ठंडी चमक निकल रही थी। झोंग लिन के ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी डिफेंस के बावजूद पास आने पर यह हल्की चुभन पैदा करता था। कितनी अच्छी तलवार है। झोंग लिन ने इसकी जांच की, प्रशंसा को दबा नहीं सका। ये आध्यात्मिक औषधियां संभवतः 7 ज्योतिर्मय लोगों द्वारा कीमिया के लिए इस्तेमाल की जाती थीं, हालांकि ये निम्न श्रेणी की हैं। जहां तक उस तलवार की बात है, उसे ब्लैक ड्रैगन तलवार कहा जाता है, जो 7 ज्योतिर्मय लोगों का जीवन रक्षक हथियार है, जो आपके हाथ में मौजूद तलवार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। क्या आपको 7 ज्योतिर्मय लोगों का महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र मिल गया है? यह पाया। झोंग लिन ने खजाने के ढेर से एक छोटा सा ज़ैड स्क्रॉल निकाला, जो हथेली से बड़ा नहीं था और जिसमें हजारों की संख्या में छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए थे। उन्होंने सावधानीपूर्वक सभी चीजें वापस स्टोरेज ब्रेसलेट में रख दी, फिर ज़ैड स्क्रॉल का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के लिए जमीन पर बैठ गए। यद्यपि उस पुस्तक पर अनेक शब्द थे, फिर भी प्रत्येक शब्द एक रत्न था जो रहस्य से भरा हुआ था। 7 प्रकाशवान महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र। 7 प्रकाशवान तलवार संप्रदाय नामक एक स्कूल की पोषित संप्रदाय कला है, जो पृथ्वी स्तर का शीर्ष ग्रेड मार्शल आर्ट कौशल है। इसमें 7 प्रकाशमान तारा आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करना, 7 प्रकाशमान तलवार QE को परिष्कृत करना, 7 प्रकाशमान हृदय लैंप का निर्माण करना और 7 प्रकाशमान तलवार सरणी को क्रियान्वित करना शामिल है। यह एक प्रामाणिक गहन तकनीक है, भव्य और राजसी। झोंग लिन चुपचाप बैठा रहा और इस गहन तलवार शास्त्र की समझ में डूब गया। एक लंबे समय के बाद, अच्छा, क्या उत्कृष्ट 7 प्रकाशक महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र है। वास्तव में ये पृथ्वी स्तर का एक शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट कौशल है। झोंग लिन ने आंखें खोली और उसके चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता के भाव उभर आए। हालांकि यह सिर्फ एक बुनियादी समझ थी, तलवार की नीयत की 2 परतों को समझने की अपनी बुनियाद पर वह पहले से ही कुछ अंतर्दृष्टियां समझ सकता था। उन्हें खेती की विधियों, संबंधित विषय वस्तु और उसके प्रमुख बिंदुओं की प्रारंभिक समझ थी। ये तलवार कौशल केवल हत्या के बारे में नहीं है, यह आक्रमण, बचाव, पीछा और पलायन को सर्वोच्च तलवार कौशल में जोड़ता है। यदि एक निश्चित सीमा तक अभ्यास किया जाए
तो 7 प्रकाशमान हृदय दीप को परिष्कृत करने से अमृत विष को हटाने की क्षमता भी प्राप्त होगी। अपनी साधना यात्रा में मार्शल कलाकारों को उच्च स्तर के लोगों तक पहुंचने में सहायता के लिए अधिक अमृतों की आवश्यकता होती है। लेकिन अमृत कमोबेश अमृत विष लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वे शरीर के लिए हानिकारक हैं। गोल्डन रेनबो पिल और फायर स्पिरिट पिल जैसी विशेष गोलियां लें। अधिक सेवन से प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है, जिससे ली गई औषधियों का प्रभाव काफी कम हो सकता है। यहां तक कि साधना के लिए प्रयुक्त बुनियादी ट्रू एसेंस गोली भी लगातार नहीं ली जा सकती। दूसरी गोली लेने से पहले शरीर को विषाक्त पदार्थों को साफ करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि झोंग लिन अमृत का अधिक सेवन नहीं करता। अमृत विष के कारण संयम बरतना जरूरी है। अन्यथा 5वीं श्रेणी के रसायनज्ञ के रूप में उसके संसाधनों के साथ उसकी साधना की गति इतनी धीमी नहीं होती। लेकिन अब 7 प्रकाशमान महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र के साथ वह बिना किसी डर के अपनी साधना में सुधार करने के लिए आत्मविश्वास से अमृत का उपयोग कर सकता है। अमृत विष से पूर्णतया निडर। हालांकि अमृत विष को हटाना इतना आसान नहीं है। विष को परिष्कृत करने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इन विषयों को परिष्कृत करते समय शरीर को तलवार क्यूई के जलते दर्द को सहना पड़ता है। फिर भी ये दर्द बिना किसी दुष्प्रभाव के अमृत के निर्बाध उपयोग की तुलना में मामूली है। झोंग लिन की आंखें चमक उठीं। चेन जिया ने ईर्ष्या से टिप्पणी की, कोई आश्चर्य नहीं कि वह दुष्ट 7 दिग्गज कीमिया सीखने गए थे, तो यह ऐसा ही है। झोंग लिन को और भी अधिक प्रसन्नता इस बात से हुई कि इस 7 प्रकाशमान महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र को व्यक्तिगत तलवार तकनीकों में भी विभाजित किया जा सकता है। तायांग शाइनिंग स्वॉर्ड तकनीक, ताइन मूनलाइट स्वॉर्ड तकनीक, ताई बाय जिन्याओ तलवार तकनीक, एज स्टारवुड लाइट स्वॉर्ड तकनीक, चेनेक्सिंग शुयाओ तलवार तकनीक, यंगहुओ फायर लाइट स्वॉर्ड तकनीक, जेनेक्सिंग अर्थ लाइट स्वॉर्ड तकनीक में विभाजित। इसका कारण सरल है, पृथ्वी स्तर पर खेती की तकनीकें बहुत कठिन हैं। इन्हें विकसित करना न केवल कठिन है, बल्कि समझना भी कठिन है। कोई भी व्यक्ति जो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली नहीं है, वह इस 7 प्रकाशमान महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए 7 प्रकाशमान तलवार संप्रदाय ने कठिनाई को कम कर दिया ताकि अधिकांश शिष्य इसे कई तकनीकों में विभाजित करके इसका अभ्यास कर सकें। शिष्यों को तकनीकों की विशेषताओं के आधार पर चयन करने की अनुमति देना, फिर धीरे धीरे बिंदु से सतह तक उसमें निपुणता प्राप्त करना। एक बार पूर्ण रूप से महारत हासिल कर लेने के बाद 7 प्रकाशवान तलवार व्यूह का प्रदर्शन असीम शक्ति के साथ किया जा सकता है। 7 भागों में विभाजित होने के बावजूद प्रत्येक भाग पृथ्वी स्तर का निम्न श्रेणी का बना रहता है तथा 7 मिलकर वे पृथ्वी स्तर का शीर्ष श्रेणी बनाते हैं। सचमुच बदकिस्मत। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह पृथ्वी स्तर का सर्वोच्च मार्शल आर्ट कौशल है, जो वास्तव में शक्तिशाली है। इसके अलावा 7 चमकदार तलवार सम्राट द्वारा छोड़ी गई विरासत के साथ ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। झोंग लिन की मुस्कान फूल की तरह चमक रही थी। आखिरकार इस बार लाभ जबरदस्त था। हालांकि चेन जिया के अनुसार 7 ज्योतिर्मय तलवार सम्राट ने मरने से पहले खुद को बचाने के लिए संघर्ष किया होगा, जिससे उसकी संपत्ति काफी कम हो गई होगी। आखिरकार इनमें से एक भी उपचारक अमृत नहीं था और समुद्री जानवर का जुबानदान भी गायब था। यदि वह अभी भी वहां होता तो भंडारण ब्रेसलेट में मौजूद सभी चीजें मिलकर भी उस जुबानदान जितनी मूल्यवान नहीं होती। अफसोस की बात है। हालांकि झोंग लिन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि पूरी आय अप्रत्याशित थी। अधिक की मांग क्यों की जाए। झोंग लिन भी तुरंत वहां से नहीं गया। 7 ज्योतिर्मय महल एकांत के लिए एक आदर्श स्थान है। ऐसा सर्वोच्च तलवार कौशल प्राप्त करने के बाद उसे स्वाभाविक रूप से इसे पूरी तरह से समझना ही था। उपवास की गोली निगलते हुए झोंग लिन ने अपना मन जेड स्क्रॉल में डुबो दिया और 7 प्रकाशमान महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र के आश्चर्य को महसूस किया। झोंग लिन को स्वयं सूर्यास्त तलवार तकनीक की साधना का पूर्ण अनुभव था, जिससे उसके लिए 7 ज्योतिर्मय महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र की शुरुआत करना आसान हो गया। यह कोई चरणबद्ध विघटनकारी साधना नहीं थी, बल्कि एक प्रत्यक्ष पूर्ण बोध था। प्रणाली होस्ट झोंग लिन कौशल लालज्वाला तकनीक पूर्ण स्तर 5 तत्व मिश्रित सार कौशल पूर्ण स्तर ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर पूर्ण स्तर कला 7 प्रकाशक महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र शुरुआती विविध कीमिया 5वीं कक्षा अमृत पूर्ण स्तर कौशल अंक अनंतता सिस्टम मेरे लिए अंक जोड़ो
एक आदेश के साथ 7 प्रकाशमान महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र का सारा साधना अनुभव झोंग लिन के मन में ज्वार की तरह उमड़ पड़ा, और उसी समय उसके शरीर से एक तेज तलवार का इरादा फूट पड़ा। कुछ ही दूरी पर चेन जिया ने आह भरी, ये जानते हुए कि झोंग लिन ने 7 प्रकाशमान महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र में महारत हासिल कर ली थी। क्या भयानक तलवारबाजी प्रतिभा है! अगर झोंग लिन नहीं गिरता है तो वह अंततः मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंच जाएगा। इस समय झोंग लिन का पूरा मन 7 प्रकाशमान महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र के रहस्यों में डूबा हुआ था, और चेन जिया के विलाप पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उनके शरीर के भीतर आध्यात्मिक स्रोत प्रसारित हुआ, उनके डेंटियन में आध्यात्मिक स्रोत की झील उबलने और लुढ़कने लगी, जो उनके डेंटियन अंगों और हड्डियों के माध्यम से धीरे धीरे बहने लगी। झील में मूल रूप से लाल रंग की आध्यात्मिक उत्पत्ति को थोड़ा और तेज बनाना। झील के ऊपर रुक रुक कर 7 छोटी तलवारनुमा आकृतियां भी दिखाई दे रही थीं, जिनके चारों ओर हल्की आग लिपटी हुई थी। इन 7 छोटी तलवारों ने संपूर्ण 7 प्रकाशमान महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र की नींव रखी, और उनके चारों ओर लिपटी आग 7 प्रकाशमान हृदय दीपक थी, जिसमें अमृत विषाक्त पदार्थों को खत्म करने का प्रभाव था। संघर्ष के समय वह अपने शरीर के बाहर इन 7 छोटी तलवारों को भी छोड़ सकता था, जिससे 7 प्रकाशमान तलवारों का समूह बनता था, जिससे उसकी शक्ति में बहुत वृद्धि होती थी। बेशक सबसे बड़ा लाभ इन 7 छोटी तलवारों से नहीं था, बल्कि पूर्ण स्तरीय अनुभव के साथ तलवार की मंशा को समझने और खुद को पोषित करने के लिए इसका उपयोग करने से था। उसके शरीर से एक तीखी तलवार फूट पड़ी, मानो कोई तीखी तलवार उसके भीतर आकाश को भेद रही हो, तारों और नक्षत्रों को निगल रही हो। झोंग लिन के चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी का सार क्यूई लगातार कंपन कर रहा था, तलवारों की आवाज गूंज रही थी। झो शेन की व्यापक तलवार क्यूई संघनित हो गई, लेकिन प्रहार नहीं किया, पहले की तुलना में अधिक सशक्त हो गई। कुछ दिनों के बाद झोंग लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस छोड़ी। उसका चेहरा खुशी से भर गया। 3 स्तरीय तलवार का इरादा। 7 प्रकाशमान महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र के पूर्ण स्तरीय अनुभव को उधार लेते हुए तलवार का इरादा आगे बढ़ा, 30% तक पहुंच गया। हालांकि 3 स्तरीय तलवार के इरादे ने कोई गुणात्मक सफलता हासिल नहीं की थी, लेकिन संघनित तलवार की क्यूई ज्यादा तेज और ज्यादा प्रबल थी। उसकी एक झलक मात्र से आंखों में चुभने वाला दर्द महसूस होता था। झोंग लिन ने चारों ओर देखा। चेन जिया पहले से ही आत्मा पोषण रिंग में पीछे हट गई थी, दृष्टि और मन से बाहर। कम से कम झोंग लिन की भयानक तलवारबाजी प्रतिभा से उत्तेजना से बच रही थी। झोंग लिन खड़ा हुआ, 7 प्रकाशवान तलवार सम्राट के अवशेषों को एक और सम्मानपूर्वक प्रणाम किया, फिर सावधानीपूर्वक उनके अवशेषों को महल से बाहर ले गया, उन्हें दफनाने के लिए जगह की तलाश की और उनके बगल में एक समाधि का पत्थर बनवाया। आखिरकार उसे उस आदमी की विरासत मिली थी, इसलिए उसे दफनाना और एक स्मारक बनाना उचित था। अपने शरीर के भीतर बढ़ते दर्द को महसूस करते हुए झोंग लिन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 7 चमकदार हृदय लैंप का ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा। 7 ज्योतिर्मय हृदय दीप के कार्य को जानते हुए झोंग लिन स्वाभाविक रूप से उसे जाने नहीं देता था। वह लगातार दीप की अग्नि से अपने शरीर को ढांकता रहता था और भीतर व्याप्त विषाक्त पदार्थों को जलाता रहता था। हालांकि यह हर पल असहनीय होता था, लेकिन इसका प्रभाव वाकई अद्भुत था, और जल्द ही वह बिना किसी कष्ट के अपने शरीर से सभी अमृत विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सक्षम हो गया। इसके अलावा 7 चमकदार हृदय लैंप के कार्य के तहत ड्रैगन हाथी गोल्डन बॉडी, जो लंबे समय से प्रगति नहीं कर रहा था, ने थोड़ी प्रगति दिखाई, जिससे झोंग लिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने एक खजाना पा लिया हो। 5वीं परत वाले ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी ने उसकी रक्षा को काफी मजबूत कर दिया था। उसकी ताकत 160,000 पाउंड थी, जो सिर्फ अपने भौतिक शरीर से ही स्पिरिट सी दायरे के किसी मार्शल आर्टिस्ट से लड़ने के लिए काफी थी। अगर वह 6ठी परत तक पहुंच जाता और उसकी ताकत फिर से दोगुनी हो जाती, तो उसकी ताकत 320,000 पाउंड हो जाती। बहुत बढ़िया। खजाने प्राप्त करने और 7 चमकदार महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र में महारत हासिल करने के बाद झोंग लिन अब और नहीं रुका, काली धुंध को तोड़ दिया और सीधे बाहर उड़ गया। इसी समय घाटी के बाहर से अचानक बहुत से लोग उड़कर आए। झोंग लिन काली धुंध को चीरते हुए बाहर उड़ता हुआ पूरी तरह से उनके द्वारा देखा गया। दोनों पक्ष एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, और झोंग लिन ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे लोग आज अचानक एंगर ड्रैगन कैनियन के एक गरीब उजाड़ क्षेत्र में प्रकट हो जाएंगे। क्या चल रहा है?
दूसरे समूह के बीच काली धुंध के पार 7 प्रकाश महल की उपस्थिति को देखकर, जो अभी तक पुनः एकत्रित नहीं हुआ था, उनके मन में तुरंत 2 शब्द उभरे। खजाना। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एंगर ड्रैगन कैनियन में खजाना होगा, उसे मार डालो। एक आदेश के साथ कई तलवार क्यूई, ब्लेड क्यूई, मुट्ठी मुहरे और बड़ी हथेलियां नीचे गिर गईं। इस बीच इन लोगों ने तेजी से अपनी स्थिति बदल ली और झोंग लिन को बीच में फंसाकर उसे भागने से रोक दिया। अरे, अचानक इतने सारे मार्शल कलाकार सस्ते लाभ उठाने के लिए कैसे आ गए? तार्किक रूप से कहें तो एंगर ड्रैगन कैनियन काफी गुप्त है, लगभग एक उजाड़ क्षेत्र है। इतने सारे स्पिरिट सी रियल मार्शल कलाकार एक साथ कैसे प्रकट हो गए? झोंग लिन ने लगभग जोर से गाली देते हुए कहा, ये अचानक प्रकट होने वाले मार्शल कलाकार कहाँ से आ गए? लेकिन ये शाप देने का समय नहीं था, क्योंकि उस पर पहले से ही कई हमले हो रहे थे। उनमें से कई तलवार क्यूई काफी शक्तिशाली थी, किसी भी तरह से उससे कमजोर नहीं थी। झोंग लिन ने ठंडी सांस ली, अपने डेंटियन में आध्यात्मिक मूल को फैलाया, लोहे की मुट्ठी की एक जोड़ी के साथ प्रहार किया, एक हल्की लहर पैदा की, सीधे उसके सामने सभी हमलों को चकनाचूर कर दिया। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं है तो ये सभी समुद्री डाकू होने चाहिए, जो कुछ अकेले मार्शल कलाकारों पर घात लगाने में माहिर हैं। उनकी शक्ल देखकर लगता है कि एंगर ड्रैगन कैनियन उनका सामान्य छिपने का स्थान होना चाहिए। आप सचमुच बदकिस्मत हैं। चेन जिया की आवाज आत्मा पोषण रिंग से धीमी सी आई। झोंग लिन ने भी इस पर विचार किया, उसका चेहरा काला पड़ गया। वास्तव में एंगर ड्रैगन कैनियन समुद्री डाकुओं की छिपने की मान के अनुकूल था, उसे उसके भाग्य पर छोड़ दिया गया। सामने वाले समुद्री डाकुओं के समूह में कुल 10 लोग थे, जिनमें से प्रत्येक से एक स्थिर आभा निकल रही थी। सभी स्पिरिट सी रियल्म के मार्शल कलाकार थे। केवल स्पिरिट सी रियल्म के मार्शल कलाकार ही एंगर ड्रैगन कैनियन में जीवित रह सकते थे। अपने होठों को चाटा, अपने दाहिने हाथ से बढ़ाया जैसे कि हवा को पकड़ रहा हो। उसके हाथ में काली ड्रैगन तलवार प्रकट हुई। आध्यात्मिक उत्पत्ति पूरी तरह से बढ़ गई। तलवार की धार को घुमाते हुए एक लाल तलवार क्यूई में बदल गई। 100 झांक को फैलाते हुए, सिर पर वार करते हुए, साहसी और भयंकर आभा के साथ सामने एक सफेद चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर बेरहमी से दबाव डाला। शाक्यमुनि का हाथी फेंकना। झोंग लिन की भयानक तलवार का सामना करते हुए उसके सामने खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति में जरा भी घबराहट नहीं दिखी। उसने भी अपनी लंबी तलवार उठाए, हवा में वार करते हुए, सीटी बजाते हुए तलवार क्यूई जोर से घूमी और झोंग लिन की आध्यात्मिक उत्पत्ति वाली महान तलवार से जोर से टकराए। उसके बाईं और दाईं ओर के अन्य 4 लोगों ने भी वही चाल चली। प्रत्येक ने तलवार क्यूई को बाहर निकाला, आध्यात्मिक उत्पत्ति को गतिशील किया, उसे भयंकर रूप से चलाया। एक साथ जुड़ गए, उनकी गतिविधियां और सांसें एक साथ थीं। अंतहीन समुद्र 5 लहरें। बाईं ओर की मध्यम आयु वर्ग की महिला, जिसकी आंखें ठंडी फीनिक्स जैसी थीं, ने मोती और जैद जैसे 5 शब्द उगले, जो अन्य 4 को ये याद दिला रहे थे कि उन्हें अपनी तकनीक की शक्ति का उपयोग कैसे करना है। झनकार, 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 झनकार। 5 जोरदार धमाके। 5 लंबी तलवारें क्रम से चतुराई से चली और झोंग लिन के वार को हिला दिया। हालांकि ये पांचों आत्मा सागर क्षेत्र में थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक उत्पत्ति गहरी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी अभी आत्मा सागर क्षेत्र में आए हों और झोंग लिन के सामने कहीं से भी खड़े नहीं हो सकते थे। फिर भी उन्होंने अपनी आध्यात्मिक उत्पत्ति का उपयोग बड़ी कुशलता और शालीनता से किया, अनगिनत युद्धों में अनुभव प्राप्त किया और शक्ति के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया। 5 तलवारें लगातार लहर दर लहर वार करती रहीं और झोंग लिन के शक्तिशाली तलवार के प्रहार को रोकती रहीं। दिलचस्प बात है, तुमने असल में संयुक्त हमले की तकनीक का प्रशिक्षण लिया है। मेरी तरफ से एक और चाल सीखो, देखते हैं तुम इसे तोड़ पाते हो या नहीं। झोंग लिन की आंखों में हत्या की भावना कौंध गई। उसने अपना आध्यात्मिक स्रोत वापस खींच लिया, फिर दोबारा वार किया। इस बार उसे 5 भागों में बांट दिया। हर एक तलवार की छाया बन गई और उसका लक्ष्य 5 लोगों को मार डालना था। हमें एक एक करके हराने की कोशिश कर रहे हो। दुर्भाग्य से हम 5 ने एक साथ साधना की है, हमारी आध्यात्मिक उत्पत्ति आपस में जुड़ सकती है। पीले चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने आध्यात्मिक मूल को घुमाते हुए उपहास किया और हाथ में उसकी लंबी तलवार ने शक्ति का समर्थन प्राप्त किया। तलवार क्यूई ड्रैगन और सांपों की तरह नृत्य कर रही थी। झोंग लिन की आने वाली तलवार की रोशनी से फिर से मिल रही थी। मेरे लिए मरो। झोंग लिन इसी पल का इंतजार कर रहा था। बिजली की गति से 5 तलवारों की रोशनियां अचानक एक हो गईं
और एक ही वार में उस पीले चेहरे वाले अधेड़ आदमी के हाथ में बंधी लंबी तलवार को चीरकर उसके धड़ में घुस गई। नहीं, पीले चेहरे वाले अधेड़ आदमी का चेहरा बदल गया, एक हताश दहाड़ फूट पड़ी। उसका शरीर अचानक फट गया। तलवार क्यों फूट पड़ी, उसके शरीर को चीरती हुई मांस और हड्डियों को लुगदी में बदल दिया। पीले चेहरे वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति झोंग लिन द्वारा एक ही वार में मारा गया। दूसरा भाई, मध्यम आयु वर्ग की महिला सदमे में चिल्लाए, उसका चेहरा पहले से ही खून से लाल हो गया था। वह असहाय होकर देख रही थी कि झोंग लिन ने उसके ही भाई को मार डाला। बाकी लोग भी एक पल के लिए अचंभित रह गए। चाहे उन्होंने कुछ भी सोचा हो, वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसी स्थिति बस एक सांस के अंतराल में घटित हो जाएगी। घिरे हुए शिकार ने न केवल पकड़े जाने से इनकार कर दिया, बल्कि अपने ही भाई को मार डाला। तलवार कदम। झोंग लिन आगे बढ़ा, तलवार की रोशनी में लिपटा हुआ और तुरंत ही प्रकाश की एक धारा की तरह मध्यम आयु वर्ग की महिला के सामने प्रकट हुआ। उसके हाथ में लंबी तलवार घूम गई, प्रकाश फूट पड़ा, एक झटके में कट गया। तलवार की चमक एक पंक्ति में इकट्ठी हो गई, भयंकर जानलेवा आभा के साथ सीधे मध्यम आयु वर्ग की महिला के सिर को निशाना बनाया। तलवार की गति भयंकर थी। अधेड़ उम्र की महिला की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसके दिल में डर का भाव उमड़ आया। इस पल अब उसमें झोंग लिन से लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी, बल्कि वह घबराकर पीछे की ओर भाग गई। इस तलवार के साथ उसने केवल अपने सामने उभरती हुई भ्रांतियों को महसूस किया। उसके प्रतिद्वंद्वी की तलवार क्यूई ने उसके दिमाग को पूरी तरह से घेर लिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उसे रोक रही है, हिलने में असमर्थ है, जैसे एक मछली काटने की बोर्ड पर वध की प्रतीक्षा कर रही हो। एक तलवार की शक्ति इस सीमा तक पहुंचकर सचमुच धरती हिला देने वाली थी। सब लोग एक साथ हमला करो, उसे मार डालो। झोंग लिन के पीछे खड़ा सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया। अन्यों ने हिम्मत नहीं हारी, सभी ने आक्रमण कर दिया। हिंसक आध्यात्मिक उत्पत्ति ने पूरे स्काई ड्रैगन गॉज को ढक लिया। सभी दिशाओं से आ रहे इन हमलों का सामना करते हुए झोंग लिन ने बचने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर के चारों ओर एक हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वह इन हमलों को सहन कर रहा था तथा उस अधेड़ महिला को मारने के लिए कृतसंकल्प था। 10 उंगलियां घायल करने से बेहतर है कि एक उंगली तोड़ दी जाए। नहीं, अधेड़ उम्र की महिला बुरी तरह चीखी। उस पीले चेहरे वाले अधेड़ उम्र के आदमी के नक्शे कदम पर चलते हुए एक पल में उसका पूरा शरीर 2 हिस्सों में कट गया। जानवर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अपने एक और भाई की दुखद मौत देखकर गुस्से से भर गया। उसकी आंखें फटी रह गईं और उसने सीधे मुक्का मारा। जैसे ही यह पंच बाहर निकला, आसपास के 100 फीट के दायरे में हवा में विस्फोट हो गया, जिससे असीम हवाएं और लहरें उत्पन्न हुई। टकराना। जैसे ही सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की मुट्ठी घूमी, एक राजसी पर्वत प्रेत उठा, और जब लोहे की मुट्ठी अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गई तो भारी पहाड़ अचानक फट गया। एक विशाल लोहे की मुट्ठी एक अजेय गति के साथ झोंग लिन के सिर की ओर टूट पड़ी। पर्वत विभाजन मुट्ठी तकनीक। पहली शैली, शक्तिशाली पर्वत विभाजन। एक मुक्का के साथ सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी दहाड़ा, शून्य हिल गया और आध्यात्मिक उत्पत्ति बह निकली। झोंग लिन के शरीर को ढकने वाली तलवार की रोशनी वास्तव में उसके द्वारा सीधे तौर पर चकनाचूर कर दी गई थी, जो कि दबंग माउंटेन स्प्लिटिंग फिस्ट तकनीक पर निर्भर थी। बलपूर्वक टुकड़ों में तोड़ दी गई थी, जिससे दोनों ही विलीन हो गए थे। पहाड़ विभाजन मुट्ठी तकनीक। दूसरी शैली, थंडरस माउंटेन ओपनिंग। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने इस दृढ़ और दबंग मुट्ठी तकनीक का इस्तेमाल किया। एक चाल के साथ झोंग लिन पर सुरक्षात्मक तलवार की रोशनी को तोड़ दिया, फिर तुरंत छलांग लगाई। बड़े कदम उठाते हुए झोंगली के 5 फीट के भीतर अपना रास्ता बनाते हुए एक और व्यापक खुली और बंद चाल भयंकर रूप से वार किया। बूम। इस पहली लहर में पहाड़ों की परतें उभर आईं, पहाड़ों पर घने गरजते बादल छा गए। गरजते बादलों से एक आसमान हिला देने वाला वज्र गिरा और एक ही झटके में पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया। पलक झपकते ही सारे पहाड़ और वज्र उस पहली लहर में विलीन हो गए। बूढ़ा आदमी एक वज्र की तरह था, दुनिया को कुचलने वाले वेग के साथ झोंग लिन की ओर बढ़ रहा था। अच्छी मुट्ठी तकनीक। इस पंच की शक्ति और पराक्रम को देखकर झोंग लिन मन ही मन इसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। यह मुक्का पहले वाले से भिन्न था, जिसमें मुट्ठी की गति में बिजली और बिजली का एक अंश था, एक जबरदस्त गति जिसने लोगों को अचंभित कर दिया। ये कितने दुख की बात है कि एक समुद्री डाकू के रूप में आप इतनी शक्तिशाली मुट्ठी तकनीक का उपयोग करते हैं। वास्तव में यह अंधेरे में फेंका गया मोती है। ड्रैगन हाथी शक्ति। शाक्यमुनि का हाथी फेंकना।
झोंग लिन दिल खोलकर हंसा, तलवार छोड़ दी, आगे बढ़ा, पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा, साथ ही ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर से शाक्यमुनि के हाथी फेंकने की चाल का प्रदर्शन किया। एक पल में स्काई ड्रैगन गॉज के ऊपर पूरे आकाश में तेज हवाएं चली, हाथी की चीखें पूरे स्थान में भर गईं। झोंग लिन के पीछे एक विशाल मूर्ति प्रेत प्रकट हुई, जो अंतहीन उत्पीड़न लेकर आए, हवा से गिरी, सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की परिवर्तित लोहे की मुट्ठी की ओर टूट पड़ी। बाम, मुट्ठी से मुट्ठी, फिर से शून्य में बदल जाना। माउंटेन स्प्लिटिंग फिस्ट तकनीक जितनी करीब आती है, इसकी शक्ति उतनी ही अधिक होती है, अतुलनीय रूप से मजबूत होती है। जबकि झोंग लिन के शाक्यमुनि के हाथी फेंकने में असीम महान शक्ति का उपयोग होता है, शक्तिशाली रूप से दबा दिया जाता है। 16,000 पाउंड के बल के तहत सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी का चेहरा काफी बदल गया, उसकी बांह की हड्डी से एक चटकने की आवाज आई, फिर एक दबी हुई आवाज के साथ वह सीधे टूट गई, खून की धुंध में बदल गई। मरना। झोंग लिन मुस्कुराया और फिर से मुक्का मारा, इस बार उसका निशाना सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी का सिर था। मुट्ठी के इरादे से ढके, पहले से ही घायल सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति में चकमा देने की कोई ताकत नहीं थी। उसकी आंखें डर से भर गईं क्योंकि झोंग लिन की मुट्ठी बड़ी हो गई थी। टकराना। तरबूज की तरह सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी का सिर मौके पर ही गिर गया, लाल और सफेद रंग शून्य में बिखर गया और नीचे समुद्र में गिर गया। कुछ ही देर में 10 में से 3 समुद्री डाकू मारे गए, जिनमें उनका नेता भी शामिल था। इस समय शेष 7 समुद्री डाकू पूरी तरह से लड़ने का साहस खो चुके थे। वे डर के मारे शून्य में खड़े झोंग लिन को देख रहे थे, जो एक देवदानव की तरह दिखाई दे रहा था। दौड़ना। अब और अधिक चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शेष 7 बच्चे पलट गए और अलग अलग दिशाओं में भाग गए। इस समय वे सोच रहे थे कि काश उनके माता पिता ने उन्हें 2 और पैर दे दिए होते। खजाना। भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुमने मेरी अनुमति मांगी थी? मेरे सामने ये लोग सिर्फ हत्यारे और आगजनी करने वाले थे, जरा भी गुणहीन समुद्री डाकू। जैसा कि कहा जाता है, बुराई का नाश होना ही चाहिए। चूंकि हम उनका सामना कर चुके हैं, इसलिए कोई भी बच नहीं पाएगा। पीछे से एक ज्वाला निकल रही थी, जो 2 विशाल लाल पंखों में बदल गई। पंख फड़फड़ा रहे थे, मानो बहती आग। एक बंदर जैसे दुबले पतले आदमी का दक्षिण पश्चिम दिशा में पीछा कर रहे थे। दुबले पतले बंदर ने अपने पीछे भयानक लपटें महसूस की, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। 7 लोग, तुम सिर्फ मेरा ही पीछा क्यों कर रहे हो? दुर्भाग्य से किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। लाल लपटे पंख एक गुप्त तकनीक है जो पृथ्वी स्तर की मध्य श्रेणी की साधना तकनीक से ली गई है। अविश्वसनीय रूप से तेज, एक साधारण समुद्री डाकू की चकमा देने की क्षमता से कहीं ज्यादा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें वो सारा खजाना दे दूंगा जो हमने वर्षों से लूटा है, मेरी जान बख्श दो। दुबला पतला बंदर मार्शल आर्टिस्ट भागते हुए जोर से विनती कर रहा था। तुम लोग, तुम सारा लूट का माल एक साथ रखते हो। हाँ, हमारे नेता ने हमारी चुराई हुई सारी चीजें एक गुप्त जगह पर रख दी हैं। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको खजाने का ठिकाना बता दूंगा। सैकड़ों सालों में हमारे 10 भाइयों ने अनगिनत खजाने लूटे हैं। जब तक आप। दुबला पतला बंदर मार्शल आर्टिस्ट झोंग लिन की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसे खजाने में दिलचस्पी है। जैसे ही वह कुछ और कहने वाला था, अंधेरे ने उसकी आंखों को ढांक लिया और फिर उसका सिर फट गया। झोंग लिन ने हाथ बढ़ाकर दुबले पतले बंदर की लाश को अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रख लिया, साथ ही उसके हाथ से स्टोरेज बैग भी फाड़ दिया। चूंकि सभी जानते हैं, इसलिए एक को छोड़ देना ही काफी होगा। झोंग लिन ने धीरे से बुदबुदाया, लाल लपटों के पंखों को एक बार फिर फड़फड़ाते हुए दूसरे समुद्री डाकू की ओर उड़ गया। 1 घंटे बाद झोंग लिन की आकृति फ्यूरियस ड्रैगन गॉज के ऊपर आसमान में फिर से प्रकट हुई। उसके हाथ में एक खूबसूरत महिला थी। हालांकि ये औरत बेहद दुखी लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मुंह से खून बह रहा था और उसकी एक ऊंची छाती ढह गई थी, जिस पर एक हल्के से पैरों के निशान थे। झोंग लिन ने उसके सारे अंग तोड़ दिए थे। झोंग लिन ने औरत को एक तरफ फेंक दिया और लाल लपटों वाले पंख फड़फड़ाते हुए उग्र ड्रैगन घाटी के ऊपर मंडराने लगा। कुछ ही देर में उसने गोरे चेहरे वाले अधेड़ आदमी, अधेड़ औरत और उन 10 समुद्री लुटेरों के सरदार के शव बरामद कर लिए जिन्हें उसने शुरुआत में मार गिराया था। पहले की लड़ाई के दौरान उसके पास मल्टीटास्किंग के लिए समय नहीं था और झोंग लिन ने अभी तक उनकी लाशों की खोज नहीं की थी। मृत होने का नाटक करना बंद करो, वरना मैं जल्द ही यह सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम सचमुच मर जाओ। झोंग लिन ने सुंदर महिला को ठंडे स्वर में घूरा। उसे सुंदरता पर कोई दया नहीं थी,
इसके अलावा इस खूबसूरत महिला का चेहरा तो सुंदर था, लेकिन उसका दिल सांप की तरह जहरीला था। इससे पहले झोंग लिन ने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट की जांच की, जिसमें केवल कुछ अमृत और साधना के लिए आवश्यक स्पिरिट स्टोन थे। बाकी जगह हजारों की संख्या में विभिन्न प्रकार की मानव खालों से भरी हुई थी। वहां पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान सभी थे। त्वचा की जीवंतता और चेहरों पर भय और पीड़ा के भावों को देखते हुए ये स्पष्ट था कि ये खालें तब उतारी गई थी जब पीड़ित अभी जीवित थे। झोंग लिन खुद को एक अच्छा व्यक्ति नहीं मानता था। वह आवश्यकता पड़ने पर दुश्मनों को मार डालता था, लेकिन वह कभी भी इस महिला की तरह विकृत नहीं बन सकता था। यदि उसे उससे समुद्री डाकू के खजाने के बारे में जानकारी नहीं चाहिए होती तो वह उसे पहले ही उड़ा चुका होता। झोंग लिन के शब्दों के साथ सुंदर महिला ने कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी आंखें खोली और डर से झोंग लिन को देखा। खून के प्यासे 10 समुद्री डाकू, जो एक दिन पहले तक समुद्र में घूम रहे थे और सबके लिए खौफनाक थे, अब मर चुके थे, विकलांग हो चुके थे या भाग रहे थे। वह खुद एक बंदी बन गई। उसका भाग्य अज्ञात था। उसने अपने टूटे हुए अंगों को ठीक करने के लिए अपने आध्यात्मिक मूल को प्रसारित करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह उसके डेंटियन में सिमट गया है तथा उसके प्रयासों के बावजूद उसे हिलाया नहीं जा सकता। वह महसूस कर सकती थी कि एक शक्तिशाली बल उसके डेंटियन को सील कर रहा है, जिससे आध्यात्मिक उद्गम अनुपयोगी हो रहा है। जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश। बहुत खूब। सुंदर महिला ने अचानक एक दयनीय चीख निकाली। उसके मुंह से खून निकला और वह जमीन पर गिर पड़ी, कांपने लगी और पीड़ा से कराहने लगी। उसका शरीर एक गेंद में सिकुड़ गया। उसका चेहरा किसी भी सुंदरता से रहित था, पहचान से परे दर्द से विकृत हो गया था। अच्छा लग रहा है। मैंने तुम्हारे दानतियान को तलवार क्यूई से सील कर दिया है। अगर तुमने एक बार भी आध्यात्मिक मूल का इस्तेमाल करने की हिम्मत की तो तुम्हें 1000 ब्लेडों से कटने की यातना झेलनी पड़ेगी, न जीने में न मरने में। झोंग लिन ने शांति से कहा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वह सुंदर स्त्री दर्द से कराह रही थी। उसके आंसू बह रहे थे, नीचे से पेशाब की हल्की सी गंध आ रही थी। वह लगातार दया की भीख मांग रही थी। झोंग लिन वहीं खड़ा था, उस महिला की दयनीय स्थिति को देख रहा था। उसकी निगाहें बर्फीली थीं। 1/4 घंटे बाद तलवार क्यू अंततः शांत हो गई। 1/4 घंटे की यातना ने उस सुंदर स्त्री को पागल भिखारी में बदल दिया। पहले वाली शान और शालीनता कहाँ गई? अब मैं पूछूंगा, तुम जवाब दो। मुझे मना किया जाना पसंद नहीं, समझे? सुंदर महिला ने जल्दी से सिर हिलाया। उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। नाम? मैं तांग यंग हूं। जो बच गया, उसका नाम क्या है? झोंग लिन ने 10 समुद्री लुटेरों में से केवल एक के बारे में पूछा जो उससे बच निकला था, जो झोंग लिन द्वारा अन्य को मार दिए जाने के बाद बिना किसी निशान के गायब हो गया था। वह जियांग जियान है, जो 10 रक्तपिपासु समुद्री डाकुओं में 9वें स्थान पर है तथा जल से बच निकलने और सांस छिपाने की गुप्त तकनीक में कुशल है। झोंग लिन ने सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि वह पानी के नीचे से बच निकला है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसे नहीं ढूंढ सका। तुम्हारा खजाना कहाँ है? झोंग लिन ने पूछना जारी रखा। तांग यंग की आंखें दिव्य प्रकाश से चमक उठीं। उसने सम्मानपूर्वक अपना सिर उठाया। गुरुजी, मैं आपको सब कुछ बताने को तैयार हूँ, कृपया मेरी जान बख्श दें। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए झोंग लिन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम कुछ न कहने और अभी मरने का विकल्प चुन सकते हो, या तुम एक जुआ खेल सकते हो और देख सकते हो कि खजाना मिलने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या नहीं। जैसे ही उसने यह बात कही, उसने तलवार क्यूई को सक्रिय कर दिया, जिससे तांग यंग का शरीर सील हो गया और एक बार फिर से उसे दर्द ने घेर लिया। तांग यंग लगातार अपना सिर जमीन पर पटकते हुए चिल्लाए और जोर से विनती की, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं बताने को तैयार हूँ, मैं बताने को तैयार हूँ। डर था कि झोंग लिन उस पर विश्वास नहीं करेगा। तांग यंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से खून के प्यासे 10 समुद्री डाकुओं के खजाने का स्थान बता दिया। साथ ही यह भी बताया कि इसे खोलने के लिए उन सभी 10 को एक साथ अपनी चाबियां निकालनी होंगी। तथाकथित कुंजी वास्तव में एक जेड टोकन थी, जिसे 10 में से प्रत्येक ने धारण किया था और साथ में ये खजाने की कुंजी थी, अपरिहार्य। यही कारण था कि 10 लोग हमेशा एक साथ काम करते थे, इस डर से कि एक दिन कोई गिर जाएगा और चाबी खो जाएगी। इसके अलावा वे सभी 10 आत्मा सागर क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे। जब तक कि उन्होंने आदिम भ्रूण क्षेत्र के विशेषज्ञों को उकसाया नहीं, वे इन समुद्रों में अछूत थे। यही कारण था कि उन्हें खून के प्यासे 10 समुद्री डाकू के रूप में जाना जाता था। गुरुजी, जियांग जियान पहले ही भाग चुका है। मैं उसे ढूंढने में आपका साथ देने को तैयार हूँ। हालांकि मुझे उसका वर्तमान ठिकाना नहीं पता।
मैं उसे एक सदी से भी ज्यादा समय से जानता हूं और उसके चरित्र को समझता हूं। मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद जरूर कर सकता हूं। ये खजाना हमारे 10 लोगों द्वारा 100 सालों में जमा किया गया है। हर बार जब हम लूटते थे तो हमारा नेता लूट का 50% खजाने में डाल देता था, जिससे हम फिजूल खर्ची करने से बच जाते थे और कोई निशान नहीं छोड़ते थे। इस सदी के दौरान इस खजाने में अनगिनत स्पिरिट स्टोन, अमृत और यहाँ तक कि विभिन्न गुप्त तकनीकें और मार्शल आर्ट भी शामिल हैं, जो लोकसिंह द्वीप समूह के कुछ संप्रदायों से बिल्कुल कम नहीं है। तांग यंग ने ध्यानपूर्वक समझाया, उसके शब्द आकर्षक थे। युद्ध की लूट। झोंग लिन ने तांग यंग को गौर से देखा। अगर इस औरत की बात सच है तो उसके बिना जियांग जियान को ढूंढना वाकई नामुमकिन होगा। इन लोगों के भंडारण कंगन से 9 चाबियां वास्तव में मिली, लेकिन जियांग जियान की गायब थी। झोंग लिन एक पल के लिए थोड़ा उलझन में पड़ गया। वह सचमुच खून के प्यासे समुद्री लुटेरों के खजाने को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन उसे अपने सामने खड़ी इस खतरनाक औरत से कोई लगाव भी नहीं था और वह उसे जाने भी नहीं देना चाहता था। बेशक मुख्य कारण ये था कि झोंग लिन के पास नियंत्रण का कोई साधन नहीं था। उसके शरीर के भीतर सील की गई तलवार क्यूई को कुछ तरीकों से थोड़ा थोड़ा करके पहना जा सकता था और उसे साथ लाना बहुत परेशानी भरा था। चेन जिया की आवाज भी आत्मा पोषण रिंग से आए, मैं इस जगह को जानता हूँ, पश्चिम में 3000 मील दूर एक बंजर द्वीप। वहां खजाने का भंडार बनाने के बारे में सोचना वाकई एक बुद्धिमानी भरा कदम है। इस महिला को नजरअंदाज करो, मैंने जियांग जियान को पहले ही चिन्हित कर लिया है। जब तक वह लोकसिंह द्वीप समूह के पास जाने की हिम्मत करता है, मैं उसे पकड़ लूंगा और वह बच नहीं पाएगा। ये सुनकर झोंग लिन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन चेन जिया को अंगूठा दिखा दिया। निश्चित रूप से अदरक पुराना होने पर अधिक तीखा हो जाता है। सराप। स्विश। झोंग लिन ने अपनी उंगली हिलाई और एक तलवार क्यूई सीधे तांग यंग के माथे में घुस गई, जिससे सफेद मस्तिष्क पदार्थ बाहर निकल आया। तांग यंग का शरीर शिथिल पड़ गया, उसकी आभा फीकी पड़ गई। मृत्यु के क्षण में उसकी आंखें भ्रम से भरी थीं। वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि झोंग लिन उसे क्यों मारेगा। क्या वह वास्तव में खजाने के प्रति उदासीन था? छी, तुम सचमुच निर्दयी हो। ये औरत बहुत खूबसूरत थी और तुमने उसे ऐसे मार डाला। चेन जिया आत्मा पोषण रिंग से बाहर आया, अपनी जीभ चटकाते हुए झोंग लिन के चरित्र की गहरी समझ हासिल की। भले ही वो फूल जैसी खूबसूरत दिखती हो, उसका दिल किसी खूंखार सांप जैसा है। उसे देखना ही परेशान करने वाला है। और हाँ, क्या मेरे पास औरतों की कमी है? मानो या ना मानो, अगर मैं अपनी बात कह दूं तो औरतें मेरे बिस्तर पर चढ़ने को तैयार हो जाएंगी। अग्नि मेघ महल से बैंगनी मेघ नगर तक पूरे 81वें द्वीप का चक्कर लगाती हुई लाइन में लग जाएंगी। झोंग लिन ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। चेन जिया अवाक थी। झोंग लिन अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। 5वीं कक्षा के कीमियागर का प्रभाव केवल बातचीत नहीं थी। चलो अब उसके बारे में बात नहीं करते, चलो रहस्य बक्से खोलते हैं। झोंग लिन ने अपने हाथों को रगड़ा और उत्साह से अपने सामने पंक्तिबद्ध 9 भंडारण कंगनों को देखा। कुख्यात खूनी समुद्री लुटेरों के रूप में तांग यंग और उसके समूह ने अनगिनत खजाने लूटे थे। भले ही ज्यादातर खजाने की तिजोरी में रखे गए हों, फिर भी वे निश्चित रूप से अपने लिए खेती के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा बचा ही लेंगे। अब आखिरकार रहस्यमयी बक्सों को खोलने का समय आ गया था। अरे वाह, 7 सितारा संप्रदाय की बैंगनी हवेली की गोली। इस लौकी में कुल 15 गोलियां हैं। कहा जाता है कि यह अमृत 500 साल पुरानी 36 प्रकार की औषधीय सामग्रियों से बना है। उत्कृष्ट गुणवत्ता का 6ठी श्रेणी का अमृत। ये लोग कितने दुस्साहसी हैं कि 7 सितारा संप्रदाय के किसी व्यक्ति को लूटने की हिम्मत कर रहे हैं। झोंग लिन ने एक बैंगनी सुनहरी लौकी उठाए, उसका ढक्कन खोला और उसमें से अमृत उंडेला। अमृत एक चौड़ी फली के आकार का था, सुगंधित, उस पर 36 रंगों की रेखाएं थीं और उसके गुण अत्यंत शक्तिशाली थे। पूरे लोकसिंह द्वीप में केवल एक ही 6ठी श्रेणी की रसायनज्ञ है, 7 सितारा संप्रदाय की शुयुए रसायनज्ञ, और केवल वही 6ठी श्रेणी का अमृत बना सकती है। झोंग लिन के हाथ में ये बैंगनी हवेली की गोली उसके द्वारा बनाई गई थी, जो लोकसिंह द्वीप में प्रसिद्ध है। यह अमृत दिव्य आत्मा को धो सकता है, शरीर को शुद्ध कर सकता है, दिव्य इंद्रियों और काया को मजबूत कर सकता है। एक अद्वितीय खजाना दवा पारलौकिक क्षेत्र के 3 छोटे क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है, यहाँ तक कि जुबानदान क्षेत्र के सर्वोच्च विशेषज्ञों के लिए भी उपयोगी है। झोंग लिन ने खुशी से अमृत को अपने हाथ में घुमाया। पहला विचार इसे साधना के लिए उपभोग करने का नहीं था,
बल्कि यह विचार करने का था कि क्या वह इसके अमृत नुस्खे को उलट पुलट कर सकता है। यदि वह सफल रहा तो सिस्टम पैनल का उपयोग करके वह छठी कक्षा का कीमियागर बन सकता है। लोकसिंह द्वीप में 5वीं श्रेणी के कीमियागर को ऐसी ही स्थिति प्राप्त है। छठी श्रेणी के कीमियागर को तो और भी अधिक, क्योंकि केवल एक इशारे से ही कोई भी व्यक्ति विशाल मात्रा में साधना संसाधन प्राप्त कर सकता है, जो कि पारलौकिक क्षेत्र की संपूर्ण साधना को बिना किसी चिंता के पूरा करने के लिए पर्याप्त है। पर्पल मैंशन पिल को सावधानीपूर्वक अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रखते हुए झोंग लिन ने अन्य रहस्यमय बक्से खोलना जारी रखा। एक और लॉकी। झोंग लिन को उम्मीद नहीं थी कि उसे स्टोरेज ब्रेसलेट से एक और लॉकी मिलेगी, लेकिन ये लॉकी काले और लाल रंग की थी, जो पिछली वाली से बहुत बड़ी थी, लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी। उसका चेहरा खिल उठा, ये सोचकर कि इसमें और भी अमृत हो सकता है। जैसे ही वह लॉकी का ढक्कन खोलने वाला था, उसे अंदर से कंपन महसूस हुआ, साथ ही रेंगने की आवाज भी आई। हाँ, झोंग लिन ने इसमें कुछ आध्यात्मिक मूल डाला, लेकिन अमृत के बजाय उसने पाया कि अंदर कीड़े रेंग रहे थे, सैकड़ों की संख्या में। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह अंदर से कंपन कर रहा था। एक विचार के साथ उसने लॉकी की टोपी खोली और एक सुनहरा सेंटीपीड रेंगता हुआ बाहर आया। कनखजूरा पूरी तरह से सुनहरा था, मानो सोने से बना हो, भयंकर और विचित्र, तथा उसकी पीठ पर पंख थे। जैसे ही वह बाहर आया, उसके पंख फड़फड़ाने लगे और वह बिजली की तरह झोंग लिन के चेहरे की ओर झपटा। उसकी गति बिजली की तरह तीव्र थी और केवल बात की छवियां ही छोड़ता जा रहा था। स्विश! एक हथेली ने उसे रोक लिया, 2 अंगुलियों ने चमकदार सुनहरे सेंटीपीड को सीधे जकड़ लिया। उसकी उंगलियों के बीच जकड़े हुए सेंटीपीड ने झोंग लिन को आश्चर्यचकित कर दिया। ये स्पष्ट रूप से एक जीवित चीज थी, फिर भी बहुत कठोर थी, जैसे कि वह धातु के एक टुकड़े को जकड़ रहा हो। सुनहरा सेंटीपीड लगातार उसकी उंगलियों के बीच छटपटा रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया, वो मुक्त नहीं हो सका, और अंततः उसने अपने नुकीले दांत खोल दिए और झोंग लिन की उंगली पर भयंकर रूप से काटने लगा। एक तेज दर्द हुआ, झोंग लिन को अपनी उंगली पर जलन महसूस हुई और एक शक्तिशाली जहर ने आसपास के वातावरण को तबाह करना शुरू कर दिया। झोंग लिन आश्चर्य से भर गया, ये जानते हुए कि उसने ड्रैगन हाथी के सुनहरे शरीर की 5वीं परत को परिष्कृत कर दिया था। हालांकि यह ब्लेड पानी या आग से पूरी तरह अछूता नहीं था, यहाँ तक कि एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट भी उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकता था, फिर भी एक मामूली कीड़े ने उसे काट डाला था। जहां तक कीड़े द्वारा छोड़े गए जहर की बात है, उसे जरा भी परवाह नहीं थी। जहर मोती के जहर से ज्यादा तेज कोई जहर हो ही नहीं सकता था। 5वीं परत तक पहुंच जाने के बाद जहर मोती उस पर पहले से ही बेअसर था। स्वर्ण भक्षण करने वाला सेंटीपीड। चेन जिया ने झोंग लिन की उंगलियों के बीच दबे सुनहरे सेंटीपीड को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। मास्टर, क्या आप ये छोटी सी बात जानते हैं? हाँ, स्वर्ण भक्षण करने वाला सेंटीपीड एक अत्यंत दुर्लभ विषैला कीट है, जो भूमिगत धातु शिराओं को खाने में माहिर है और विषैले पानी पर निर्वाह करता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हथियारों से अप्रभावित रहता है। इसके एक ही काटने से एक जन्मजात मार्शल कलाकार की तत्काल मृत्यु हो सकती है, और यहाँ तक कि एक आध्यात्मिक मूल क्षेत्र का मार्शल कलाकार जो इससे अपरिचित है, उसे भी बहुत कष्ट हो सकता है। क्या आप इसकी पीठ पर पंख देख रहे हैं? अभी इसके केवल एक ही जोड़े हैं, लेकिन ये 6 जोड़े तक बढ़ सकता है। एक पूर्ण विकसित गोल्डन डिवोरिंग सेंटीपीड स्पिरिट सीरियल मार्शल आर्टिस्ट के सुरक्षात्मक गैंग क्यू को भेद सकता है। सबसे खास बात यह है कि यह एक मिलनसार प्राणी है, जो हजारों की संख्या में उभरता है और आकाश और धरती को ढक लेता है। गोल्डन डिवोरिंग सेंटीपीड्स के झुंड का सामना करते हुए स्पिरिट एम्ब्रियो रियल मार्शल आर्टिस्ट को भी अस्थायी रूप से उनके तीखेपन से बचना पड़ता है। हालांकि ये जीव आमतौर पर पहाड़ी खनन क्षेत्रों में रहते हैं, फिर कोई समुद्र के किनारे कैसे पहुंच गया? ये सुनकर झोंग लिन ने अपने हाथ में पकड़े छोटे जीव को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और उसकी शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो गया। किसी भी हेरफेर के तरीकों पर ध्यान दें। माना जाता है कि पूर्वी उजाड़ क्षेत्र में एक संप्रदाय है जिसे मिरियड गू संप्रदाय कहा जाता है, जो ऐसी चीजों के अनुसंधान और नियंत्रण में विशेषज्ञता रखता है। चेन जिया ने सलाह दी। भयंकर जानवर मुट्ठी। मैंने पाया कि वास्तव में हेरफेर और परिशोधन की एक विधि है। झोंग लिन को स्टोरेज ब्रेसलेट से एक छोटी पुस्तिका मिली जिसमें गोल्डन फिंगर सेंटीपीड के भोजन, हेरफेर और पोषण के विकास के तरीकों को दर्ज किया गया था। इस छोटे जीव के आहार में विभिन्न अयस्क और विषैले जल शामिल हैं, तथा इसके विकास के लिए आध्यात्मिक उत्पत्ति के पोषण की आवश्यकता होती है।
जहां तक गुरु को स्वीकार करने की बात है तो एक विशेष रूप से परिष्कृत औषधि चूर्ण की आवश्यकता होती है, जिसे व्यक्ति के अपने रक्त के साथ मिश्रित किया जाता है और फिर गोल्डन फिंगर सेंटीपीड को पिलाया जाता है। इसके बाद जब इसे आध्यात्मिक उत्पत्ति के साथ पोषित किया जाता है तो व्यक्ति की सांस धीरे धीरे गोल्डन फिंगर सेंटीपीड के साथ विलीन हो जाएगी, जिससे भविष्य में निर्बाध नियंत्रण संभव हो सकेगा। झोंग लिन ने अपने हाथ में पकड़े हुए गोल्डन फिंगर सेंटीपीड को एक लौकी में फेंक दिया जिसमें 100 से ज्यादा सेंटीपीड थे। हालांकि ज्यादा नहीं, पर वे एक दुर्लभ लड़ाकू शक्ति थे जिनकी अभी उसे जरूरत नहीं थी, लेकिन भविष्य में उनके शिष्यों को इनाम में मिल सकते थे। इतना खराब भी नहीं। झोंग लिन ने कुछ देर खोज जारी रखी और उसे कई गुप्त नियमावलियां, साधना तकनीकें और मार्शल आर्ट मिले। हालांकि वे सभी पीले स्तर की थीं और उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थीं। हालांकि मुक्केबाजी की 2 नियमावलियां उसकी नजर में आ गईं। पहाड़ विभाजन मुट्ठी तकनीक प्राचीन क्रूर जानवर मुट्ठी पूर्व एक डार्क लेवल टॉप ग्रेड तकनीक है जिसका उपयोग पहले ब्लडथर्स्टी 10 पायरेट्स के नेता द्वारा किया जाता था। पहाड़ों की कल्पना करें, पहाड़ की शक्ति को एक पंच में इकट्ठा करें जो अपनी शक्तिशाली शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। जहां तक बाद वाली बात है, यह एक पृथ्वी स्तर की निम्न श्रेणी की तकनीक है जो केवल एक ही चाल में कई भयंकर जानवरों की भयानक क्रूरता पर केंद्रित है। जितने ज्यादा भयंकर जानवरों की कल्पना की जाती है, शक्ति उतनी ही प्रबल होती है। हालांकि इस तकनीक में एक महत्वपूर्ण दोष है, भयंकर जानवर पहाड़ों से भिन्न होते हैं। यदि अभ्यास करते समय किसी का मन पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है तो भयंकर जानवरों की क्रूरता से उसकी आत्मा के क्षीण हो जाने का खतरा है और तकनीक में निपुणता प्राप्त करने से पहले ही वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है। झोंग लिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और ऐसी फसल देखकर प्रसन्नता और आश्चर्य व्यक्त किया। उसने अभी अभी पहाड़ को चीरने वाली मुट्ठी की तकनीक की ताकत देखी थी, जो हर मुक्के और लात के साथ जबरदस्त और जमीन पर जमी हुई थी। खून के प्यासे 10 समुद्री लुटेरों के नेता ने झोंग लिन द्वारा मारे जाने से पहले सिर्फ 2 चालें चली थीं और कुल 5 चालें थीं। अगर इसमें महारत हासिल कर ली जाए तो यह एक दुर्लभ गुप्त तकनीक बन सकती है। जहां तक प्राचीन क्रूर पशु मुट्ठी की बात है, यह एक पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट है जिसमें केवल एक ही चाल है। जितने ज्यादा क्रूर पशुओं की कल्पना की जाती है, शक्ति उतनी ही प्रबल होती है। हालांकि ये तकनीक बहुत ही राक्षसी है। क्रूर पशुओं की भयंकर आभा को दबाने के लिए पर्याप्त मानसिक शक्ति के बिना कोई भी सबसे पहले गिर सकता है। झोंग लिन की आंखों में दिव्य प्रकाश टिमटिमा रहा था। पिछले कुछ समय से वह किसी बात पर विचार कर रहा था। चेन जिया ने एक बार कहा था कि मार्शल आर्ट साधना कभी भी केवल क्यूई का ध्यान और परिशोधन करने, स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई को अवशोषित करने के बारे में नहीं है। एक निश्चित क्षेत्र में कुछ और भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए स्वॉर्ड इंटेंट। दूसरों के उलट झोंग लिन के पास मदद के लिए सिस्टम पैनल था। जब तक सीक्रेट मार्शल आर्ट्स की पर्याप्त नियमावलियां थीं, तलवार की मंशा को समझना ठंडा पानी पीने जितना आसान था। इतनी बड़ी गोल्डन फिंगर पाकर झोंग लिन स्वाभाविक रूप से सिर्फ तलवार की मंशा को समझना नहीं चाहता था। मत भूलिए, उसने हथियार मास्टर बनने की कसम खाई थी। सभी हथियारों में महारत हासिल करना कठिन हो सकता है, और झोंग लिन ने पाया कि तलवार का इरादा अत्यधिक विशिष्ट या शुद्ध था। झोंग लिन ने न केवल तलवार इरादे को बल्कि मुट्ठी इरादे को भी समझ लिया था, और हाल ही में उसने देखा कि जैसे जैसे वह तलवार इरादे में गहराई से उतरता गया, उसकी मुट्ठी इरादे को काफी दबा दिया गया था, यहाँ तक कि नष्ट होने के संकेत भी दिखाई देने लगे थे। झोंग लिन एक शुद्ध तलवारबाज नहीं था, तलवार और भावनाओं में अति उत्साही, और न ही वह तलवार के बिना अपनी अधिकांश शक्ति खोना चाहता था। इसलिए झोंग लिन हमेशा अपने हाथों और पैरों के मार्शल कौशल को मजबूत करने के बारे में सोचता था, जैसे कि अपनी मुट्ठी की मंशा को बढ़ाना। कल्पना कीजिए कि किसी लड़ाई के दौरान लोग सोच रहे हैं कि आप तलवारबाज हैं, लेकिन फिर आप तलवार फेंक देते हैं और एक मुक्का मारकर किसी को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये परम विरोधाभास किसी भी दुश्मन को क्रोध में खून की बौछार करने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए दोनों हाथों और पैरों के मार्शल कौशल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हथियार मास्टर बनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुट्ठी और तलवार दोनों में महारत हासिल करना संभव है। सिस्टम पैनल की मदद से मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं दोनों नहीं सीख सकता और ज्यादा से ज्यादा मुट्ठी और तलवार जैसी और मार्शल आर्ट्स ढूंढ सकता हूं। झोंग लिन ने मन ही मन अपने मन में विचार किया। इसके अलावा मुझे एक को तुरुप के पत्ते के रूप में छुपाना होगा। ये दुनिया इतनी खतरनाक है कि सावधानी न बरतना ही बेहतर है। और यहाँ एक बूढ़ा आदमी है जिसके इरादे अभी भी अज्ञात हैं।
जैसे ही उसने बात की, झोंग लिन ने अपने बगल में चेन जिया की ओर देखा। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमय थीं, मानो वह कुछ सोच रहा हो। उन्होंने 2 बॉक्सिंग मैनुअल को सुरक्षित रख दिया और अन्य स्टोरेज ब्रेसलेट की जांच की। बाकी कुछ आत्मा पत्थर और साधना के लिए अमृत थे, ज्यादा नहीं, लेकिन एक सभ्य राशि जिसने झोंग लिन को रक्तपिपासु 10 समुद्री डाकुओं के खजाने के भंडार की और भी अधिक उम्मीद कर दी। लगभग 1 सदी की लूटपाट के बाद ये बस इतना ही नहीं हो सकता था। तांग यंग ने यह भी बताया कि उन्होंने जो लूटा था उसका केवल आधा ही रखा, बाकी आधा खजाने में जमा कर दिया। जियांग जियान, चाबी, मुझे निराश मत करना, झोंग लिन बुदबुदाया। इस बीच एक निर्जन द्वीप पर जियांग जियान एक तैरती हुई मछली की तरह पानी से बाहर निकला। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था, उसका शरीर हल्का कांप रहा था। मर गए, वे सब मर गए। जियांग जियान एक बड़ी चट्टान के पीछे बैठा था, जोर जोर से हौंफ रहा था। उसका मन अपने साथियों की मरती हुई चीखों से गूंज रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे उसी आत्मा सागर क्षेत्र में होने के बावजूद, उनके घात का सामना करते हुए झोंग लिन न केवल बच गया बल्कि उन सभी को मार डाला। यदि उसने जल से बचने की तकनीक और सांस छिपाने की तकनीक को परिष्कृत न किया होता और अंततः समुद्र तल में गोता न लगाया होता तथा समुद्री जानवर के पेट में न छिपा होता, तो वह भी अपने साथियों के साथ परलोक में चला जाता। मैंने आखिरी बार छठी बहन को जीवित देखा था, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया था। खजाने का भंडार अब उसे पता चल गया होगा। जियांग जियान का चेहरा धुंधला गया। उसे अपने भाई बहनों के चरित्र पर कभी संदेह नहीं हुआ, क्योंकि उनका कोई चरित्र नहीं था। समुद्री डाकू होने के नाते कौन एक दूसरे के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता था। धूर्तता, धोखेबाजी, नीचता, विश्वासघात सामान्य बात थी, एकता, प्रेम, सहायता ये बिल्कुल ही असामान्य बात थी। यदि उनके नेता ने खजाना इकट्ठा न किया होता, हर बार लूट का आधा हिस्सा अपने पास न रखा होता और हर एक के पास एक चाबी न होती, तो वे एक साथ मिलकर खून के प्यासे 10 समुद्री डाकुओं का कुख्यात नाम न कमा पाते। उसने स्टोरेज ब्रेसलेट से हथेली के आकार का जेड टोकन निकाला। जियांग जियान को दिल का दर्द और डर दोनों महसूस हुआ। खजाने में छिपे खजाने के लिए दिल का दर्द, डर है कि झोंग लिन उसे नहीं छोड़ेगा। आगे चलकर जियांग जियान की पहचान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, समुद्री डाकू के तौर पर भी नहीं। अच्छी बात है कि मैंने इतने सालों में कुछ बचत जमा कर ली है। मैं लोकसिंह द्वीप समूह में एक अमीर आदमी के रूप में बस जाऊंगा, 1 दशक तक चुपचाप रहूंगा, फिर उस आदमी की पहचान ढूंढूंगा, जैसे कि खजाने के लिए। उसके हृदय में लालच की लहर उठी। वह किसी से भी अधिक जानता था कि खजाने में कितना कुछ छिपा हुआ है, जिसका आरंभिक उद्देश्य उनके नेता द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना करना था। अब सब मर चुके थे, यानी सारा खजाना सिर्फ उसका था। अगर वह चाबियां इकट्ठा कर लेता, तो भविष्य में खेती के लिए संसाधनों की चिंता नहीं रहती, यहां तक कि परिवार बसाना भी आसान हो जाता। थोड़ी देर आराम करने के बाद जियांग जियान को द्वीप पर एक परित्यक्त गुफा मिली। उसने उसमें प्रवेश किया और जब वह वापस बाहर आया तो उसका रूप बदल चुका था। अब वह एक मार्शल कलाकार की वेशभूषा में समुद्री जानवरों का शिकार कर रहा था। गड़गड़ाहट। जब झोंग लिन आराम से उड़ रहा था तो दूर से गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। उसने देखा कि कभी शांत रहा समुद्र अचानक असीम लहरों से भर गया। झोंग लिन ने जो गड़गड़ाहट सुनी वह उन 100 मीटर ऊंची विशाल लहरों की गर्जना थी। समुद्र खाली नहीं था, इसके विपरीत वह लोगों से भरा हुआ था। कहावत है, पहाड़ को खाने के लिए पहाड़ पर भरोसा करो, समुद्र को खाने के लिए समुद्र पर भरोसा करो। पूर्वी उजाड़ समुद्री क्षेत्र में स्थित लोकसिंह द्वीप समूह के मार्शल कलाकार ज्यादातर समुद्र से संसाधन प्राप्त करते हैं। आत्मा मोती इकट्ठा करना, खजाना मछली पकड़ना, समुद्री जानवरों का शिकार करना, इससे एक पूर्ण औद्योगिक श्रृंखला बन गई। लेकिन अब इन विशाल लहरों के नीचे वे मार्शल कलाकार हताश चीखें निकालते हुए उन्मत्ततापूर्वक किनारे की ओर भाग रहे हैं। जहां तक समुद्र में चलने वाली नावों का प्रश्न है, वे खिलौनों की तरह थीं, जो विशाल लहरों से टुकड़े टुकड़े हो गई थीं। समुद्र में गिरे मार्शल कलाकारों का इरादा पानी के नीचे गोता लगाने और समुद्र तल में तैरने का था, लेकिन तभी उन्हें काली परछाइयां दिखाई दी, जो खून के धुंध में बदल गईं और आसपास के समुद्र को लाल रंग में रंग दिया। झोंग लिन का चेहरा बदल गया और अपनी दिव्य दृष्टि से उसने देखा कि वे तथाकथित छायाएं स्पष्ट रूप से समुद्री जानवर थे। कुछ हो रहा है। झोंग लिन अब और नहीं रुका और सीधे 7 प्रकाशकों महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र से तलवार कदम का इस्तेमाल किया। तलवार क्यूई में लिपटा हुआ लोकसिंह द्वीप की ओर बढ़ने वाली तलवार की रोशनी में परिवर्तित हो गया।
पहले की तुलना में कई गुना तेज गति से, यहाँ तक कि लाल लपटों के पंखों का उपयोग करने से भी तेज। कुछ ही समय में लोकसिंह द्वीप समूह नजर आने लगा। हमेशा हल्की हवाओं और वसंत की झलक से भरे रहने वाले लोकसिंह द्वीप अब उदास और दुख की चीखों से भरे हुए थे। लोकसिंह द्वीप समूह का पूर्वी भाग एक निर्मित तटीय बंदरगाह था, जहां अनगिनत जहाज प्रतिदिन आते जाते थे। लेकिन इस समय वे टॉवर जहाज, सैलबोट और 5 मस्तूल वाले युद्धपोत विशाल लहरों के नीचे टुकड़े टुकड़े हो गए थे। केवल प्रमुख संप्रदायों द्वारा निर्मित विशाल जहाज ही मुश्किल से बच पाए थे। ये विशाल जहाज, जो प्रमुख संप्रदायों की नींव थे, विशेष रूप से समुद्र में जाकर संप्रदाय के लिए संसाधन जुटाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इन्हें शक्तिशाली मार्शल कलाकारों ने आध्यात्मिक अग्नि का उपयोग करके इस्पात गढ़ने के लिए बनाया था। ये लहरों को चीरकर एक दिन में हजारों मील की यात्रा कर सकते थे। लेकिन अब इन 100 मीटर ऊंची लहरों का सामना करते हुए वे बड़ी मुश्किल से टिके हुए थे, चरमरा रहे थे और कराह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी क्षण टूटकर बिखर जाएंगे। तटीय क्षेत्र में अनगिनत समुद्री जानवर आगे पीछे तैरते हुए दिखाई दिए तथा उनका भयानक वैभव देखते ही बनता था। सभी मार्शल कलाकार जो समय पर लोकसिंह द्वीप पर वापस नहीं लौटे थे, वे इन समुद्री जानवरों से घिरे हुए भोजन बन गए, जिससे पूरा समुद्री क्षेत्र खून से लाल हो गया। दूर से एक लहर धीरे धीरे पास आ रही थी और उसके ऊपर हजारों जल बंदर खड़े थे। समुद्री वानर, वे यहाँ क्यों हैं? इन समुद्री वानरों को लहरों पर कदम रखते देख झोंग लिन की आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। जल बंदर तो बस एक मजाकिया नाम था। ये समुद्री बंदर कबीले थे, जो समुद्री कबीले की एक शाखा थी। समुद्र में न केवल समुद्री जानवर थे, बल्कि समुद्री वंश भी थे। सरल शब्दों में कहें तो समुद्री कबीले बुद्धिमान समुद्री जानवर हैं। एक बार जब उनमें बुद्धिमत्ता आ जाती है तो वे जानवर नहीं बल्कि सभ्य जनजातियां बन जाते हैं। उनसे पहले समुद्री वानर कबीला समुद्री कबीले की एक शाखा थी। फिर भी किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि समुद्री वानर कबीला समुद्री जानवरों का नेतृत्व करके लोकसिंह द्वीप समूह पर हमला करेगा, क्योंकि उन्हें पता था कि समुद्री कबीला और मानव कबीलों के बीच कोई सीधा संघर्ष नहीं था। आखिरकार समुद्री कबीलों की शक्ति जटिल और विशाल थी और अपने भीतर ही अराजक थी। समुद्री वानर कबीला, मत्स्यांगना कबीला, ऑक्टोपस कबीला, झींगा कबीला, पत्थर केकड़ा कबीला। यद्यपि सामूहिक रूप से इन्हें समुद्री कबीला कहा जाता है, लेकिन कुछ कबीले एक दूसरे के लिए भोजन और शिकारी हैं, जिससे सामंजस्य असंभव हो जाता है तथा कभी कभी युद्ध मनुष्यों के बीच होने वाले युद्धों से भी अधिक क्रूर होते हैं। इसके अलावा लोकसिंह द्वीप स्वर्गीय तलवार की पवित्र भूमि का हिस्सा है और अपनी दूरस्थ स्थिति के बावजूद वे पवित्र भूमि द्वारा संरक्षित हैं। छोटी मोटी झड़पें तो स्वीकार्य हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर नरसंहार बिल्कुल नहीं। तो क्या हो रहा है? झोंग लिन अभी भी कुछ उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन जल बंदरों ने अचानक लोकसिंह द्वीप को क्यों घेर लिया। लोकसिंह द्वीप समूह की विभिन्न सेनाओं ने तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में वे हितों के लिए एक दूसरे का कत्लेआम कर सकते थे, लेकिन जीवन मरण की ऐसी स्थिति में उन्होंने स्वाभाविक रूप से दुश्मन के विरुद्ध एकजुट होने का फैसला किया। झोंग लिन ने भीड़ के बीच बैंगनी बादल संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख होयांग दाओयोंग को भी देखा और वह तुरंत उड़कर वहां आ गया। संप्रदाय गुरु को नमस्कार। होयांग दाओयोंग ने भी झोंग लिन को उड़ते हुए देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी और उसने कहा, एल्डर झोंग ने सफलता हासिल कर ली है। मुझे संप्रदाय गुरु का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने मुझे अपने साथ लिया, जिससे मुझे अधिक साधना संसाधन प्राप्त करने में सहायता मिली, जिससे अंततः मैं लंबे समय से स्थिर क्षेत्र से बाहर निकल सका। झोंग लिन अपनी साधना को छुपाना नहीं चाहता था। 5वीं कक्षा का रसायनज्ञ होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से जल्दी पैसा कमा लेता था और उसकी साधना तेजी से आगे बढ़ती थी। अगर वह रुक जाती तो ध्यान आकर्षित होता। इसके अलावा जितनी अधिक खेती होगी उतनी ही कम परेशानियां आएंगी तथा संसाधनों तक आपकी पहुंच भी अधिक होगी। हाँ, बहुत बढ़िया। हमारे बैंगनी बादल संप्रदाय ने एक और आत्मा सागर क्षेत्र विशेषज्ञ प्राप्त किया है। कितना अद्भुत और उत्सव के योग्य है, होयांग दाओयोंग ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। केवल आधे साल में उनके 5वें शिष्य, 6ठे शिष्य और 7वें शिष्य सभी ने पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश किया और आत्मा सागर को संघनित किया। झोंग लिन के साथ 4 आत्मा सागर क्षेत्र विशेषज्ञ बन गए, जिससे पूरे बैंगनी बादल संप्रदाय की शक्ति दोगुनी हो गई। आसपास के अन्य लोग तुरंत बधाई देने के लिए आगे आए।
पहले 5वीं श्रेणी के कीमियागर के रूप में जाने जाने वाले और अब आत्मा सागर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके इस संयोजन ने झोंगलिन के उत्थान को अजेय बना दिया। बैंगनी बादल संप्रदाय के बाहर भी लोकसिंह द्वीप समूह की कोई भी शक्ति उसका खुले दिल से स्वागत करेगी। संप्रदाय गुरु, क्या स्थिति है? झोंगलिन ने पूछताछ करते हुए बाहर उन्हें घेरे हुए समुद्री बंदर कबीले की ओर इशारा किया। ओयांग दाओयोब का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अस्पष्ट। पानी के बंदरों के इस समूह ने अचानक समुद्री जानवरों का नेतृत्व किया और हमें घेर लिया और देखते ही देखते मार डाला। चिंता मत करो, 7 सितारा संप्रदाय के लोग पहले ही आ चुके हैं। 7 सितारा संप्रदाय लोकसिंह द्वीप समूह का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय है, जिसका 108 द्वीपों के अन्य सभी गुटों द्वारा सम्मान किया जाता है। वे बातें कर ही रहे थे कि एक युवक आसमान से हवा में उड़ता हुआ आया। वह असाधारण रूप से सुंदर था, ऊंची नाक वाला, शानदार चांदी का लबादा पहने, सिर पर मुकुट पहने, किसी राजवंश का राजकुमार सा लग रहा था। यद्यपि वह युवा दिखते थे, लेकिन उनका आभामंडल अत्यंत प्रबल था, ज्वार भाटे की तरह लहराता हुआ। झोंगलिन ने पहले ही दिखने से न आंकने की आदत डाल ली थी। उसके बगल में बैठा ओयांग दाओयोब भी जवानी का एहसास रखता था। औरों की तो बात ही छोड़िए, रंग सुधारने वाली गोली के अस्तित्व ने लंबे समय से रूप और उम्र को मजाक में बदल दिया था और ताकत ही एकमात्र माप थी। झोंगलिन की उलझन को देखकर ओयांग दाओयोब ने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से समझाया, इस व्यक्ति का नाम गोंग जुवान है, जो 7 सितारा संप्रदाय का कानून प्रवर्तन एल्डर है, एक आत्मा भ्रूण क्षेत्र विशेषज्ञ है, ब्लेड के साथ कुशल है, जिसने एक बार एक ही वार से उसी स्तर के एक मार्शल कलाकार को मार डाला था। झोंगलिन ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी नजर शून्य में गोंग जुवान की आकृति पर टिकी हुई थी। गोंग जुवान शून्य में खड़ा था, उसका चेहरा भी बेहद गंभीर लग रहा था क्योंकि वह पहले से ही नष्ट हो चुके बंदरगाह को देख रहा था। गहरी सांस लेते हुए उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने कहा, तुम समुद्री बंदरों के कबीले ने लोकसिंह द्वीप पर आक्रमण क्यों किया? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हम निहत्थे हैं? युआन यंग, बाहर आओ और मुझसे मिलो। बंदर का हमला। नीली लहरें झिलमिलाने लगी, पानी उछलने लगा और घनी आबादी वाले समुद्री जीव अचानक हिलने लगे, जिससे उनके बीच एक चौड़ा रास्ता बन गया। झोंगलिन ने इस दृश्य को देखा और साथ ही समुद्री कबीले की ताकत को भी समझा। अन्य बातों की तो बात ही छोड़िए, समुद्री जीवों को नियंत्रित करने में सक्षम होना ही किसी को भी चौंका देने के लिए पर्याप्त है। महासागर इतना विशाल है कि कोई नहीं जानता कि इसके भीतर कितने समुद्री जानवर छिपे हैं या वे वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। जो जनजाति समुद्री जानवरों को नियंत्रित करने में सक्षम है और उन्हें अपनी युद्ध शक्ति के हिस्से के रूप में उपयोग करने में सक्षम है, वह समुद्र में रहने के लिए भाग्यशाली है, क्योंकि यदि वे किनारे पर आते भी हैं तो ये केवल थोड़े समय के लिए ही हो सकता है, अन्यथा लोकसिंह द्वीप समूह के जीवित रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। लहरें अलग हो गईं और 3 मीटर लंबा एक जल बंदर, जो पूरी तरह से स्टील की सुइयों जैसे नुकीले काले बालों से ढका हुआ था, लहरों पर सवार होकर आगे बढ़ा। ये जल बंदर मांसल था, इसकी आंखें थोड़ी गहरी लाल थीं, इसकी मोटी भुजाएं झोंगलिन की जांघों से भी मोटी थीं और उसके हाथ में एक स्टील का त्रिशूल था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। इसका सिर ऊपर से गंजा था, जिससे ये पुराने खेलों के कप्पा जैसा लग रहा था, जिससे इसका स्वरूप अजीब तरह से मनोरंजक हो गया था। ओयांग दाओयोब की आवाज में कहा गया, ये व्यक्ति युआन यंग है, जो समुद्री वानर कबीले के 3 कमांडरों में से एक है। हालांकि वह भी आत्मा भ्रूण क्षेत्र साधना में है। समुद्री वानर कबीले के भौतिक शरीर बेहद मजबूत हैं और उनके स्तर पर कुछ ही लोग उनकी बराबरी कर सकते हैं। झोंगलिन ने सिर हिलाया। इंसानों की तुलना में समुद्री जानवरों की सबसे बड़ी ताकत उनके भौतिक शरीर में निहित होती है। हालांकि समुद्री वानर समुद्री कबीले का हिस्सा होने का दावा करते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से वे समुद्री जानवरों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनके शरीर स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते हैं। ये सिर्फ एक सवाल है कि क्या उनकी ताकत उसकी अपनी 5वें स्तर ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर से तुलना कर सकती है। जैसे ही गोंग जुवान ने युआन यंग को उभरते देखा, वह धीरे से शून्य से नीचे उतरा। युआन यंग, तुम्हारा समुद्री वानर कबीला आखिर क्या कर रहा है? तुम मेरे लोकसिंह द्वीप पर आक्रमण क्यों कर रहे हो? गोंग जुवान की आवाज ठंडी थी। समुद्री जीवों के हमलों की इस लहर ने लोकसिंह द्वीप के 3 प्रमुख बंदरगाहों में से एक को पहले ही तबाह कर दिया था, और मौतों का तो जिक्र ही नहीं। रोजमर्रा की आय का भारी नुकसान ही उन्हें गहरी चोट पहुंचाने के लिए काफी था।
युआन यंग ने स्टील का त्रिशूल पानी में फेंका और एक क्षण में ही भयंकर विस्फोट की ध्वनि उत्पन्न हुई तथा पानी में तेज उछाल आया। गोंग जुवान, दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम पहले शिकायत दर्ज कराओ? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हारे लुओक्सिंग द्वीप को मिटाने की हिम्मत नहीं करूंगा? युआन यंग की आवाज उच्चारण के कारण कुछ तीखी थी, जिससे वह काफी तीखी हो गई। वास्तव में पहाड़ों और जंगलों में बंदरों की चीखों जैसी, कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें जल बंदर कहा जाता था। आवाज क्रोध से भरी हुई थी, मानो कोई ज्वालामुखी फटने के कगार पर हो। त्रिशूल पकड़े हुए हाथ की नसें उभरी हुई थीं, मानो किसी भी क्षण प्रहार करने के लिए तैयार हो। ये शब्द सुनकर गोंग जुवान अचंभित रह गया और उलझन में पूछा, क्या हो रहा है? आप कैसे कह सकते हैं कि हम पहले दुष्ट हैं? मेरे लुओक्सिंग द्वीपों ने कभी भी आपके समुद्री कबीले में हस्तक्षेप नहीं किया है। हमने केवल समुद्र में कुछ समुद्री जानवरों को मार डाला है। आप उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान से रहित मात्र जानवर मानते हैं। हमने आपके साथ कभी अन्याय कैसे किया? समुद्री कबीले की नज़र में उनका अपना भाई भी, जब तक उसमें आध्यात्मिक बुद्धि का अभाव है, वह सिर्फ एक जानवर है, भोजन, एक गुलाम। इससे हमें पता चलता है कि समुद्री कबीले के सदस्य कैसे अस्तित्व में आते हैं। मूलतः दो तरीके हैं, एक जन्म के माध्यम से। यदि माता पिता दोनों ही समुद्री कुल से हैं, तो उनके बच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के साथ पैदा होने की संभावना रखते हैं, और इस प्रकार वे स्वाभाविक रूप से समुद्री कुल के सदस्य बन जाते हैं। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। समुद्री कुल की सभी संतानें आध्यात्मिक बुद्धि के साथ पैदा नहीं होती। कुछ, हालांकि जन्मजात रूप से शक्तिशाली होते हैं, उनमें आध्यात्मिक बुद्धि का अभाव होता है और इसलिए उन्हें उनकी ताकत की परवाह किए बिना समुद्री जानवरों की श्रेणी में रखा जाता है। जरूरी नहीं कि उन्हें जनजाति से निकाल दिया जाए, लेकिन उनमें से अधिकांश अपने बुद्धिमान भाई बहनों के लिए सवारी या ऐसा ही कुछ बन जाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि समुद्री जीव स्वयं ही विकसित हो जाए या गलती से आध्यात्मिक ज्ञान जागृत कर ले, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है, लगभग नगण्य। जिनमें बुद्धि होती है उन्हें समुद्री कुल कहते हैं, जिनमें बुद्धि नहीं होती उन्हें समुद्री जानवर कहते हैं। ये मूलतः दो प्रजातियां हैं जिन्हें समुद्री कुल में भी मान्यता प्राप्त है। इसलिए समुद्री कबीले के लिए लुओक्सिंग द्वीप के निवासियों द्वारा समुद्री जानवरों का शिकार करना कोई मायने नहीं रखता। युआन यंग ने गुस्से से शाप दिया, मनुष्य घृणित बदमाश है, विश्वासघाती और अपमानजनक संधियों की अनदेखी करने वाले, बेशर्म। बस असल में क्या हो रहा है? गोंग जुवान ने ठंडी सांस ली। यहां दिखावा मत करो। कल तुम्हारे लुओक्सिंग द्वीप समूह के ताकतवर लोगों ने हमारी पवित्र भूमि पर अतिक्रमण किया, मेरे कई रिश्तेदारों का कत्लेआम किया और मेरे युआन यंग कबीले का पुश्तैनी खजाना लूट लिया। अगर कोई जवाबदेही नहीं हुई, तो आज ही इस द्वीप का कत्लेआम हो जाएगा। युआन यंग चिल्लाए। युआन यंग की आवाज बहुत तेज थी, जो तुरंत सभी दिशाओं में गूंज उठी। एक क्षण के लिए सभी लोग स्तब्ध रह गए और फिर उनके चेहरे पर आश्चर्य छा गया। गोंग जुवान ने तो यहां तक कह दिया, असंभव। असंभव से उनका तात्पर्य यह नहीं था कि लुओक्सिंग द्वीप के लोग ऐसा काम नहीं कर सकते थे, बल्कि यह था कि वे ऐसा करने में असमर्थ थे। वह समुद्री वानर वंश की ताकत से भली भांति परिचित था। वह भी ऐसा कारनामा नहीं कर सकता था। समुद्री वानर वंश की पैतृक भूमि लुओक्सिंग द्वीप के दक्षिण पश्चिम में हानहाई रसातल में स्थित है, जो अनगिनत समुद्री जानवरों से घिरा हुआ है और जिसके भीतर अनगिनत समुद्री वानर पहरा दे रहे हैं। पर्याप्त शक्ति के बिना वहां से घुसना असंभव है, उनसे कुछ भी लूटना तो दूर की बात है। फिर भी तुरंत ही गोंग जुवान के हृदय पर एक भारी बोझ पड़ गया, क्योंकि समुद्री वानर कबीले के बारे में उसकी समझ के आधार पर यदि ऐसी घटना नहीं घटी होती, तो गोंग जुवान कभी भी लोगों को द्वीप पर वध के लिए नहीं लाता। तो क्या ये सच है? किनारे पर मौजूद अन्य लोगों के मन में भी यह विचार आया। उनके चेहरे अचानक गंभीर हो गए और उन्हें गहरा सदमा लगा। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कोई सचमुच समुद्री वानर कबीले के पवित्र स्थान में घुस सकता है, हत्या कर सकता है और खजाने को जब्त कर सकता है। सचमुच निर्दयी। लेकिन साथ ही वे इस ताकतवर व्यक्ति पर भी बहुत क्रोधित थे, क्योंकि उसने ये मुसीबत खड़ी की और उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़े। असल बात यह थी कि उनके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, वरना वे सभी मौत के मुंह में चले जाते। गोंग जुवान ने अपने दिल में गुस्से को बलपूर्वक दबाया और गहरी आवाज में कहा, कोई गलतफहमी होनी चाहिए। लुओक्सिंग द्वीप और आपके समुद्री वानर कबीले ने बहुत पहले एक समझौता किया है। विभिन्न कुओं का पानी मिश्रित नहीं होता है, इसलिए इस तरह के कृत्य करना असंभव है। गलतफहमी? कोई गलतफहमी नहीं है। युआन यंग की आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से सफेद भाप निकलने लगी।
उसने गुस्से से जवाब दिया, उस आदमी को सौंप दो और हमारे कबीले का खजाना लौटा दो, वरना तुम सब मर जाओगे। झोंग लिन ने ये सब बढ़ते हुए भय के साथ देखा। ओयांग दाओयोब के चेहरे पर भी गंभीर भाव उभर आए और उन्होंने गंभीरता से कहा, लगता है यह मामला शांति से खत्म नहीं हो सकता। ये जल बंदर गुस्से से भरे हुए हैं और आज खून बहेगा। सब लोग सावधान रहें। लड़ाई के दौरान दूर न भटकें और किसी भी समय सहायता के लिए तैयार रहें। निश्चित रूप से गोंड जुआन और युआन यंग के बीच कुछ और बातचीत के बाद जब बातचीत विफल हो गई तो लड़ाई सीधे शुरू हो गई। युआन यंग ने पहला वार किया। उसका स्टील का त्रिशूल 1000 झांग रेंज में विशाल आदिम क्यूई को खींचता हुआ उसे गोंड जुआन के सिर की ओर लक्षित एक पर्वत आकार की शक्ति में परिवर्तित कर दिया। गोंड जुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। उसने अपने बाएं हाथ से एक मुक्का मारा। आध्यात्मिक उत्पत्ति घूम गई और तुरंत ही 1 एकड़ आकार की विशाल स्वर्ण मूर्ति बन गई। धमाका। दोनों सेनाओं के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, जोरदार विस्फोट के साथ बिखर गईं, शून्य में विलीन हो गईं। फिर भी आसपास का शून्य युद्ध के बाद की स्थिति से पहले ही विकृत हो चुका था। यूनलिंग क्षेत्र के मार्शल कलाकार की शक्ति। युद्ध शुरू होने ही वाला था कि समुद्री वानरों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समुद्री जानवर तट पर आ गए और लोकसिंग द्वीप के निवासियों का वध करना शुरू कर दिया। सैनिक सैनिकों के विरुद्ध, जनरल जनरलों के विरुद्ध। झोंग लिन को समुद्री वानरों में से एक आत्मा सागर क्षेत्र के शक्तिशाली बंदर ने भी निशाना बनाया। उसका प्रतिद्वंद्वी 2 मीटर से ज्यादा लंबा एक जल बंदर था, जिसके बिखरे हुए लाल भूरे बाल थे और जिसके हाथ में एक परिष्कृत स्टील की छड़ थी। उसके नीचे शार्क जैसा दिखने वाला एक समुद्री जानवर बैठा था, जो आत्मा सागर क्षेत्र की ताकत का दावा भी करता था। इससे यह मछली पिछली दुनिया के ग्लोरी के राजा जुआंग झो जैसी दिखने लगी, जो रहस्यमय तरीके से हवा में तैरने में सक्षम थी। मानव मरो। पानी के बंदर ने झोंग लिन को जकड़ लिया और भयंकर दहाड़ लगाए। उसका मुंह फट गया और उसके नुकीले दांत मांस के टुकड़ों में उलझे हुए दिखाई दिए, जो बेहद क्रूर लग रहे थे। उसके नीचे का शार्क हिल गया, जिससे पूरा जीव झोंग लिन की ओर बढ़ गया और हीरे की छड़ से इस तरह प्रहार किया जैसे पहाड़ को चीर दिया गया हो। ध्वनि की ध्वनि फूट पड़ी, सफेद हवा की लहरें उठीं और आसपास की हवा बंधी हुई प्रतीत हुई, जिससे यह विश्वास पैदा हुआ कि यदि प्रहार किया गया तो पूरा शरीर खून के धुंध में बदल जाएगा। झोंग लिन ने अपना दाहिना हाथ फैलाया, एक आध्यात्मिक खजाने वाली तलवार को बुलाया और उसे आगे आती हुई भयानक सुनहरी तलवार क्यूई से टकराने के लिए घुमाया। धमाका। वायु तरंगे पानी की लहरों की तरह बाहर की ओर फैल गईं, तथा जिस चीज को उन्होंने छुआ उसे धूल में बदल दिया। दोनों लड़ाकों की शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए, चाहे वे लोकसिंग द्वीप के मार्शल कलाकार हो या निम्न श्रेणी के समुद्री कबीले के सदस्य, सभी ने अपने संघर्ष के परिणामों के डर से खुद को दूर कर लिया। सिर्फ एक वार से ही झोंग लिन ने पानी के बंदर की ताकत का अंदाजा लगा लिया। प्रभावशाली नहीं। बेशक यह निराशाजनक मूल्यांकन मुख्यतः झोंग लिन के दृष्टिकोण से था, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक उत्पत्ति और मजबूत शारीरिक बनावट के कारण वह बहुत मजबूत था। उसी स्तर के मानव कुल के मार्शल कलाकारों के लिए उसकी बराबरी करना मुश्किल होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका सामना झोंग लिन से हुआ। झोंग लिन की आध्यात्मिक उत्पत्ति और शारीरिक बनावट बेजोड़ थी, और उसका 5वां स्तर का ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर इस विरोधी को भी आसानी से परास्त कर सकता था। फिर भी झोंग लिन ने उसे अत्यधिक मारने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि केवल एक भयंकर युद्ध में शामिल होने के लिए उसकी ताकत को दबाया तथा बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने से बचा। इस बीच उनकी आंखें लगातार युद्ध क्षेत्र पर नजर रखती रहीं और आसपास की युद्ध स्थितियों का अवलोकन करती रहीं। समुद्री वानर कबीले के पूर्ण पैमाने पर हमले के साथ लड़ाई पूरी तरह से तीव्र हो गई। साधारण मार्शल कलाकार संरचना आधारित युद्ध में लगे हुए थे, स्पिरिट सी रियल मार्शल कलाकार एक पर एक द्वंद्व युद्ध लड़ रहे थे, और यहां तक कि स्पिरिट एम्ब्रियो रियल युद्ध भी बढ़ने लगा था। ये पहली बार था जब झोंग लिन ने स्पिरिट एम्ब्रियो रियल मार्शल कलाकारों को एक्शन में देखा, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका अहंकार दूर हो गया और वह अधिक शांत हो गया। देखिए, यह आत्मा भ्रूण क्षेत्र है, पारलौकिक क्षेत्र का दूसरा क्षेत्र, जो सर्वोच्च साधना के साथ एक जन्मजात आत्मा भ्रूण का निर्माण करता है। इस क्षेत्र में पहुंचने पर भौतिक शरीर इतना शक्तिशाली होता है कि तरल आध्यात्मिक स्रोत का उपयोग किए बिना भी केवल शारीरिक शक्ति पर निर्भर रहते हुए एक मुक्का या लात एक सामान्य आत्मा सागर क्षेत्र साधक को नष्ट कर सकती है और शक्ति की चरम सीमा तक पहुंच सकती है। चेन जिया की आवाज आत्मा पोषण रिंग से आए।
झोंग लिन ने मन ही मन आह भरी, अब मुझे समझ आया कि किसी को शक्तिशाली भौतिक शरीर तकनीकों की साधना करते देखना दुर्लभ क्यों है। इसके लिए बस एक आत्मा भ्रूण को संघनित करना होता है, जो 5वीं परत वाले ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर के साथ मैंने जो श्रमसाध्य प्रयास किया है, उससे प्रतिस्पर्धा करता है। ये वास्तव में कष्टप्रद है। आपने शारीरिक मार्शल आर्ट को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की है, और अंत में आपको पता चला है कि इसके लिए बस एक आत्मिक भ्रूण को विकसित करना होता है, और ये चीजें स्वाभाविक रूप से आती हैं। क्या इससे आपके पिछले सभी प्रयास निरर्थक नहीं हो जाते? ऐसा नहीं कह सकते, चेन जिया ने दिलासा देते हुए कहा। तुम्हारे लिए ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर की साधना में बस कुछ समय लगा, लेकिन इससे तुम्हें जो युद्ध शक्ति मिली उसने तुम्हें उसी स्तर पर लगभग अजेय बना दिया। इसके अलावा अगर आप ड्रैगन हाथी के सुनहरे शरीर को 9वीं परत तक परिष्कृत कर सकते हैं, तो भी आप आत्मा भ्रूण क्षेत्र में छा सकते हैं। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि अपने मजबूत शरीर के बावजूद ये जल बंदर मानव मार्शल कलाकारों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं? इसलिए भौतिक मार्शल आर्ट के अभी भी अपने उपयोग हैं। चेन जिया के शब्दों की आवश्यकता के बिना झोंग लिन ये देख सकता था कि शून्य में लड़ने वाले लोग सिंह द्वीप के मार्शल कलाकार आमतौर पर नुकसान में थे, मुख्य रूप से क्योंकि पानी के बंदरों के पास अत्यधिक दुर्जय भौतिक शरीर थे, प्रत्येक पंच और किक में अपार शक्ति थी, जबकि मानव मार्शल कलाकार पलटवार करने के लिए विभिन्न शक्तिशाली मार्शल आर्ट पर अधिक निर्भर थे। ध्यान रहे, झोंग लिन का दिल अचानक खतरे की भावना से भर गया और वह आगे की ओर उठ खड़ा हुआ। उन्होंने देखा कि 2 यूनलिंग क्षेत्र के मार्शल कलाकार अचानक अपना युद्ध क्षेत्र बदल रहे हैं और अज्ञात समय पर झोंग लिन के पास आ रहे हैं। यूनलिंग में 2 सर्वोच्च गुरुओं को आते देख झोंग लिन के दिल में एक झटका लगा। उसका चेहरा तेजी से बदल गया। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक भयावह आध्यात्मिक लहर ने तुरंत ही उसके मन को तीक्ष्ण ब्लेड की तरह छेद दिया। तलवार की मंशा को स्पष्टता से समझकर झोंग लिन, जिसमें उसकी क्षमता का 3/10वां हिस्सा भी था, को एक मजबूत मानसिक संकल्प होना चाहिए था। लेकिन अब इस आध्यात्मिक हमले के तहत वह एक असहाय शिशु की तरह महसूस कर रहा था, जिसका सारा प्रतिरोध समाप्त और पूरी तरह से नष्ट हो गया था। आह! झोंग लिन का चेहरा एकदम सफेद हो गया, उसके मुंह से खून बहने लगा। जल्दी से पीछे हटो! चेन जिया ने आत्मा पोषण अंगूठी से गर्जना की, जैसे कि एक जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति झोंग लिन के हाथ में अंगूठी से बाहर निकल आई, जो जंगली ड्रैगन के समान यूनलिंग दायरे के मार्शल कलाकारों की लड़ाई के झटके के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गर्जन! झोंग लिन ने स्पष्ट रूप से आत्मा पोषण रिंग से आती हुई एक धीमी आवाज सुनी, जिससे पता चला कि चेन जिया को उस समय काफी चोट लगी थी। बहुत अच्छा मौका है, जल्दी करो और बाहर निकलो। अपने मन में चुभने वाले दर्द के बावजूद झोंग लिन तेजी से पीछे हट गया। उसने अपनी तलवार से अपने सामने मछली पर सवार पानी के बंदर को मार डाला और लाश को अपने भंडारण कंगन में इकट्ठा कर लिया। ये जगह रुकने के लिए उपयुक्त नहीं है, अभी चले जाओ। चेन जिया की कमजोर आवाज आत्मा पोषण रिंग से निकली, जो जीवन शक्ति की बड़ी कमी का संकेत थी। कुछ दूरी तक पूरी तरह से भागने के बाद झोंग लिन ने एक बैंगनी हवेली की गोली निकाली और उसे निगल लिया। पर्पल मैंशन पिल एक 6ठी श्रेणी का अमृत दिव्य आत्मा को शुद्ध करने, भौतिक शरीर को शुद्ध करने और दिव्य इंद्रिय काया को बढ़ाने का प्रभाव रखता था। अमृत उसके अंदर प्रवेश करते ही घुल गया। उसके मन में एक ताजगी भरी अनुभूति हुई, जिसने पहले से धड़क रहे सिर को तुरंत शांत कर दिया। मास्टर, आप कैसे हैं? झोंग लिन ने आत्मा पोषण रिंग में तरल आध्यात्मिक मूल की एक धारा प्रवाहित करते हुए पूछा। निश्चिंत रहो, मैं नहीं मरूंगा, चेन जिया ने कमजोर स्वर में उत्तर दिया, लेकिन उसके शब्द स्पष्ट थे। झोंग लिन ने शांति से राहत की सांस ली और दूर एक आदमी और एक बंदर के बीच हो रही लड़ाई को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। गुरुजी, क्या यह आत्मिक शक्ति थी जिसने अभी अभी मेरे मन पर आक्रमण किया था? झोंग लिन ने पूछा। हाँ, आपने यूनलिंग क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की शक्ति का अनुभव किया है ना? आत्मा सागर क्षेत्र के योद्धा आध्यात्मिक मूल में मजबूत होते हैं, आत्मा भ्रूण क्षेत्र के योद्धा भौतिक शरीर में, लेकिन यूनलिंग क्षेत्र के योद्धा व्यापक रूप से शक्तिशाली होते हैं, आध्यात्मिक मूल शरीर और आत्मा में उत्कृष्ट होते हैं और उनमें कोई कमी नहीं होती। यूनलिंग क्षेत्र के योद्धाओं के सामने आत्मा भ्रूण क्षेत्र का भी कोई मूल्य नहीं है। यद्यपि यूनलिंग क्षेत्र के साधकों का शरीर और शक्ति आत्मा भ्रूण क्षेत्र के योद्धाओं से बहुत अधिक प्रबल नहीं होती, यूनलिंग क्षेत्र की आत्मिक शक्ति अत्यंत प्रबल होती है। आत्मा के प्रहार का सामना न कर पाने वाला आत्मा भ्रूण क्षेत्र का योद्धा निष्क्रियता में पड़ जाता है और आसानी से मारा जा सकता है।
जब तक किसी आत्मा भ्रूण क्षेत्र के योद्धा के पास आत्मा की रक्षा के लिए कोई आध्यात्मिक कलाकृति न हो, तभी वे यूनिलिंक क्षेत्र से मुश्किल से ही मुकाबला कर सकते हैं। अन्यथा यूनिलिंक क्षेत्र के साधकों के सामने आत्मा भ्रूण क्षेत्र चींटियों के समान है, हालांकि उन्हें मारना थोड़ा कठिन है और उन्हें खत्म करने में अधिक समय लगता